दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है परीक्षा गुरुकुल के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक शानदार मैराथन। तो चलिए यहाँ पर करते हैं क्लास की शुरुआत। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगस्त 2025 में सिमकैंट आपका पड़ता है कजाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? कजाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? कजाकिस्तान। अच्छा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। आंसर होना चाहिए भैया, कजाकिस्तान की कैपिटल है आपके क्या? अस्ताना। अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। अच्छा, बीच में अभी बिटवीन 2019 टू 2021 इन दौरान आपका कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का नाम चेंज किया था और नूर सुल्तान रखा था। बाद में इसका नाम वापस से चेंज करके अस्ताना कर दिया गया है। तो अभी अस्ताना ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां पर पूछा गया कि भाई इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी थी। यहां पर 16th एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन है और मैं हर बार जब भी आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो मैं आपको बोलता हूं भैया इंडिया की पोजीशन याद कर लेना, बाकी सब जाए भाड़ में। पेपर में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की क्या पोजीशन रही ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यहां पर 50 गोल्ड जीतकर और पहली रैंक को हासिल करके इतिहास रच दिया है, ठीक है। जी हाँ, यहां पर भारत पहली बार अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे पहले वाला मतलब लास्ट ईयर की बात करें अगर आपका 15th जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसमें सबसे बेस्ट था आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिया ने 50 गोल्ड मेडल जीतकर रैंक फर्स्ट को हासिल किया और इंडिया टॉप बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अगला, इंडियन प्रीमियर लीग के 17th सीजन में निम्नलिखित में से किसने ऑरेंज कैप जीती। देखो 17th सीजन की अगर हम बात करें तो ये आपका 2024 में खेला गया था और यहां पर सबसे बेहतर जो प्रदर्शन दिखाया था वो किसने दिखाया था? विराट कोहली सर ने दिखाया था, ठीक है। अब 2025 के ऑरेंज कैप की अगर हम बात करें 2025 के ऑरेंज कैप की अगर हम बात करें तो आप में से कितने बच्चों को मालूम है कि ऑरेंज कैप किसको मिली है? बताओ भाई। तो जितने बच्चे कह रहे सर जी साईं सुदर्शन, क्या है भैया? साईं सुदर्शन जो है आपके सुदर्शन, इन्होंने दोस्तों सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप को अपने नाम कर लिया है। कब? आप बोलोगे 2025 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विनर कौन है? तो विनर यहां पर बात करेंगे तो हमारी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है, जिसने पिछले 18 सीजन में पहली बार पदक को, पहली बार जो टाइटल है उसको अपने नाम किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर कौन सी गैस जो है आपके एसिड रेन बनाती है। बच्चे को क्वेश्चन आता है कि सर जी आपने ये वीडियो सेक्शन में प्रीमियर क्यों कराई, आपने लाइव क्यों नहीं ली? भाई लाइव इसलिए नहीं ली क्योंकि कई बार उसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बाद में आप ही लोग के लिए फिर वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहती है, लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, टाइम लिमिट बढ़ जाता है। तो वो सब ना हो और आप लोग टू द पॉइंट तैयारी कर पाओ सिलेक्शन वाली, दैट इज वाई वीडियो आपके प्रीमियर हो रही है। बस हाँ, वीडियो को सपोर्ट अच्छे से करना और वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज हाइप जरूर कर दीजिएगा, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। अम्लीय वर्षा का मेन रीजन क्या है? तो देखो अगर एसिड रेन होती है तो इसका मेन रीजन होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपके नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है इसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है और फिर आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसी अम्ल बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड मिटिगेशन स्टेप इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। देखो जहां पर भूकंप है भैया, जहां पर भूकंप आ रहा है वहां पर इनमें से कौन सा रिकमेंडेड मिटिगेशन स्टेप नहीं है? देखो सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटी मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना उससे ज्यादा जरूरी है। मैंडेटरी यूज ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। भाई देखो जहां भूकंप आते हैं वहां पर भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन ही बनवाने होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यूज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपको हल्के हल्के कंस्ट्रक्शन वाले पदार्थों का यूज करना होता है ताकि मिट्टी पे बहुत ज्यादा लोड ना आए, तो ये भी सही है। बैनिंग ऑल डेवलपमेंट इन अफेक्टेड एरियाज, पूरी तरह के डेवलपमेंट को रोक देना ये कहीं से भी सही नहीं होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कई बार होता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप आंसर को आसानी से कर पाओगे भैया। सपोज करो कि हमें जम्मू कश्मीर में है, आप भूकंप आते बहुत ज्यादा, वहां आ सकते हैं, तो क्या वहां पर हम बॉर्डर में अपना सड़क वड़क ना बनाए? क्या हम वहां पर सड़क ना बनाए, चाइना को घुस आने दे? बताओ खुद सोचकर, चाइना को घुस आने दे भारत के अंदर? तो आप बोलोगे नहीं सर, वहां पर आपको बनाना पड़ेगा रोड सड़क। तो भैया डेवलपमेंट काम तो हो रहा है ना वहां पर, तो फिर लेकिन हम कैसे काम को यूज करेंगे? वहां पर लाइट मटेरियल यूज करो, हल्के हल्के पदार्थों का यूज करो, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे है जून 2025 में किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। अब ये जो योजना थी दोस्तों,
ये आपके स्टार्ट की गई थी किस गवर्नमेंट के थ्रू? तो आप बोलोगे सर आंध्र प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया था। किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगला आता है 2025 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया की कौन सी साइट को शामिल किया गया? तो मैंने आपको कितनी बार बताया था जो आपके मराठाओं के किले हैं, ठीक है, तबीयत यार सही नहीं है, गला बड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। तो मराठों के जो किले हैं तो उनको यहाँ पर शामिल किया गया किसमें? आप बोलोगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और ये आपके 44वां 44th आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। इसमें एक किला है जिंजी किला एक किला है आपका जिंजी फोर्ट। क्वेश्चन आता है भाई जिंजी फोर्ट आखिरकार कौन से स्टेट में है? याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में आपके जिंजी फोर्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है आपका इनमें से कौन सा जो आपका लक्षण है वो मेंडेलियन हेरिडिटी का जो उन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल दिया था ना, जो ग्रेगोर मेंडल थे, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक। किसको बोला जाता है? ग्रेगोर मेंडल जी को बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है इन्होंने जो नियम दिए थे, वंशानुक्रम के जो सिद्धांत दिए थे, इसमें से क्या नहीं था? तो पहली बात तो इन्होंने हाइट को लेकर बात कही थी, इसके अलावा इन्होंने कलर को लेकर बात कही थी, इन्होंने साइज को लेकर बात कही थी, लेकिन इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, वेरिएशन, इन सब चीजों पर कोई भी बात नहीं बोली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं 2025 में भारत में किफायती 5G दूर संचार में स्थानीय विनिर्माण और डिजिटल संप्रभुता बढ़ाने के लिए कौन सी नीति की शुरुआत की गई है? तो कौन सी पॉलिसी को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ये आपसे आपको पूछा जा रहा है। इंडिया कनेक्टिविटी एक्ट, कम्युनिकेशन रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑफ 2025, डिजिटल इंडिया पॉलिसी, या फिर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी? तो भाई ये स्टार्ट की गई है आपका नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, स्तनधारियों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका, कौन सी सेल ऐसी होती है जहां पर दोस्तों न्यूक्लियस और आपके क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं? तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम कहां नहीं होते भैया? रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते। कितनी बार बताऊं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल कथक डांस इंस्टीट्यूट आपका कहां पर है? तो ये आपके न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, हज नीति 2026 के तहत जो आपका यहाँ पर परिशिष्टि के माध्यम से कौन सा नया प्रस्थान बिंदु जोड़ा गया है? मतलब ऐसा कौन सा आपका इम्बार्केशन पॉइंट को ऐड किया गया है, ये आपको पूछा गया है। इंदौर, सूरत, रांची या फिर विजयवाड़ा? तो आंसर हो जाएगा आपका विजयवाड़ा को भी यहाँ पर हज के लिए ऐड कर दिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आपका देखो ये क्या है, बाई इनियल भारत और फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शक्ति। इसका 8th एडिशन हुआ था 18 जून से 1 जुलाई के बीच में। अब ये कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के देखो यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपके फ्रांस के नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दोनों को हटा दो। ए और बी में एक आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैंप लार्जेक ला कैवलरी फ्रांस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फ्रांस के साथ हम और कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? तो फ्रांस के साथ हम करते हैं दोस्तों दो और। एक तो आपने शक्ति देख ली जो आपके आर्मी के साथ होती है, एक आपके नेवी के साथ होती है। कौन सी होती है? तो नेवी के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज वरुण, ठीक है। और एयरफोर्स के साथ हम कौन सी करते हैं? एक्सरसाइज गरुण। कितने प्यारे प्यारे नाम है ना भाई याद रखिएगा, है ना। चलो, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज गरुण, ठीक, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल बजट 2025-26 में घोषित 25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष में भारत सरकार का योगदान कितना परसेंट है? 60%, 50%, 49% या फिर 75%? इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिएगा प्लीज। सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड, तो पानी पी लूं यार, ठीक है, एक सेकंड बस। चलो, क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा? तो 25,000 करोड़ के जो समुद्री जो मरीन डेवलपमेंट फंड बनाया गया ना, इसमें इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 49%, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 2025 मई में घोषित जो आपके नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है 2025 के लिए, इसमें किस ग्राम पंचायत ने अपनी जमीनी स्तर की पहलों के लिए स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो पलसाना ग्राम पंचायत इसके अलावा वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, या फिर रोहिणी ग्राम पंचायत, या फिर सुकाती ग्राम पंचायत? क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जिसको दोस्तों यहां पर क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर दे रखा गया है आपका कि 2025 में पूंजी निवेश के लिए 50 राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3.6 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम थी? तो आप सभी को ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो स्कीम थी, ये थी आपकी स्कीम फॉर स्पेशल, देखो नाम से ही लिखा हुआ है यार, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो हिंदी में भी यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रहा है, स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और क्या चाहिए? मतलब इससे ज्यादा डिटेलिंग और क्या ही दे देगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने गांव स्तर पर आपके विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए अपने जल संसाधनों की गणना शुरू की है? तो ये किसने किया? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर कौन? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सिमिलर वे पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ठीक है, आप सभी बच्चे देखेंगे और आंसर करेंगे। गले में पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, चलो, अगर आपको लग रहा है सर उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा ने ये लॉन्च किया था, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नृत्य विशेषज्ञ और शिक्षाविद सीवी चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? तो आपके जो सीवी चंद्रशेखर थे, ठीक है, ये आपके बेसिकली जुड़े हुए थे भरतनाट्यम से, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। और कई बार आपसे सीधे पर्सनैलिटी और उनका रिलेशन पूछा जाता है, अगर उनकी कोई डेथ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, अगला आता है पुजारी राजा, बेसिकली प्रीस्ट किंग, जो आपके हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। ठीक है, जिनकी मूर्ति मिली थी। तो पूछा जाता है ये मूर्ति किस मटेरियल की बनी थी? ठीक है, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, रेड सैंडस्टोन या फिर स्टेटाइट? तो ये आपके स्टेटाइट यानी सेल खड़ी की बनी हुई थी। हिंदी में इसको सेल खड़ी कहते हैं। और मैं आप लोगों से पढ़ाते समय कई बार कहता हूं ना कि भैया हिंदी, शुद्ध हिंदी के पीछे मत परेशान हुआ करो। कई बार इंग्लिश का ही हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेटाइट को स्टेटाइट ही लिखा गया, जबकि हिंदी में से सेल खड़ी कहते हैं। तो कई बार पेपर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। ला गणेशन, जिनका अगस्त 2025 में निधन हो गया, सैड डिमाइस, तो यहाँ पर वह किस राज्य के राज्यपाल थे? जो मेरी वन शॉट करंट अफेयर्स थी, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे। किसके थे? नागालैंड के थे, याद रखेंगे। किसके? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लड़की बहन महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना है, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की, ये आपसे पूछा गया है। तो लड़की बहन जो स्कीम है, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री। पूरा नाम इसका क्या है अगर आपसे बोला जाए तो? मुख्यमंत्री माझी, ठीक है, लड़की बहन योजना। ठीक है, ये आपके स्टेट, कौन से स्टेट की स्कीम है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके महाराष्ट्र की स्कीम है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या? विच मौर्यन रूलर इज फेमस फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया? भाई हमारे अशोक महान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज कौन सा है? तो ये हमारे भारत में है, जिसकी टोटल ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि आपके एफिल टावर से भी ऊंचा है, जो कि आपके एफिल टावर से भी ऊंचा है। याद रखिएगा, लगभग एफिल टावर से ये 35 मीटर ऊंचा है। कितना? 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर से। याद रखिएगा, चेनाब रिवर पर बना हुआ है चेनाब आर्च ब्रिज, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को कहां पर स्थापित किया था? आईएनए की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो आईएनए यानी इंडियन आपका जो नेशनल आर्मी थी दोस्तों, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और क्यों की गई थी? तो आप सबको पता है 1943 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मेन काम क्या था भैया? फाइट दी ब्रिटिश थ्रू दी आर्म्ड स्ट्रगल, सशक्त संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है मैदानों में हिमालयी नदियों के मार्गों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो जो हिमालयी नदी है ना, ये आपके युवा नदियां हैं, मतलब इनकी कम एज है, ये काफी यंग है। और जब यंग रिवर होती है तो कहते नहीं है जवानी में कदम लड़खड़ा जाते हैं, उसी तरह से जो नदियां होती हैं ये जब यंग होती हैं तो ये मियांडर करती हैं। मियांडर मतलब डोलते हुए चलती हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इनका कोई क्लियर कट रूट नहीं होता है, ये मियांडर लहराते बलखाते हुए चलती हैं। ठीक है, तो इनका क्या है? दे टेंड टू हैव मियांडरिंग कोर्स दैट शिफ्ट ओवर टाइम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वन का प्रकार कोई निश्चित पत्ती गिराने के मौसम ना होने के कारण पूरे साल हरा भरा रहता है? यार हरा भरा रहता है, आप सबने नहीं सुना है? एवरग्रीन गाने, हमेशा सदाबहार। ठीक है, तो हरा भरा पूरे साल रहता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं अगला। विच पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन इज नोन फॉर द रिवराइन आइलैंड एंड ब्रेडेड चैनल्स एंड इज ऑफन अफेक्टेड बाय पीरियोडिक फ्लड्स? सबसे ज्यादा बाढ़ आने वाला क्षेत्र कौन सा है? वेस्टर्न इंडस प्लेन, बिल्कुल गलत। भाबर बेल्ट, बिल्कुल गलत।
ब्रह्मपुत्र रिवर बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके क्या आता है, आपके बाढ़ आती रहती है। अगला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 किससे रिलेटेड था? तो अभी पीछे हमने बात की थी ना, किससे? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कौन सा रिलेटेड था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, आप बताओ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपके 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटेड था। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अगला है, आदिम निर्वाह खेती मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, लेकिन आदिम निर्वाह खेती क्या होती है ये मैंने बहुत बार बताया आपको। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। जब मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था, जब मैंने आपको वैदिक कल्चर पढ़ाया था, तो वैदिक कल्चर पढ़ाते समय मैंने आपको कम से कम 10 बार इस शब्द का प्रयोग किया था, प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है? जब हम खेती बाड़ी को बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। साधारण मतलब ट्रैक्टर वैक्टर हार्वेस्टर वगैरह नहीं होंगे, हाइब्रिड बीज वगैरह नहीं होंगे, ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्निक वगैरह नहीं होगी। मतलब जब हम मानसून यानी बारिश और मिट्टी की उर्वरता पर डिपेंड करेंगे, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर। ऐसे करके आप कर सकते हो। क्या ही क्वेश्चन है ये, एकदम हलवा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, ग्रीन बजटिंग। ग्रीन बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, ग्रीन बजट में आपके यह बजट में हरित घटक को जोड़ता है। कितना सरल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिजर्व आर नेचुरल रिसोर्सेज टू आर फ्यूचर जनरेशन, ये भी सही है। बोल रहा है 2018-19 में इसको एड ऑन किया गया था, नहीं 2021 में एड ऑन किया गया था, ठीक है। तो आंसर तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब तीसरा गलत तो ऑप्शन क्या बन गया है? 1 एंड 2 ओनली। और अगर आप गौर से भी देखोगे तो 1 एंड 2 दोनों आपको सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो आप 50-50 में तुक्का मारो ना यार, 50-50 में तुक्का मारो, इधर आपका डी लगाओ या बी लगाओ, कम से कम लगाओ तो सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? 50 बार बताया था आपको, किससे? हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1793 का परमानेंट सेटलमेंट का मेन एम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस सर लेकर आए थे। मेन उद्देश्य क्या था कि भैया जो आपके अंग्रेज हो उनको एक फिक्स इनकम होती रहे। तो देखो इसमें फिक्स इनकम की बात कहां पर हो रही है? क्या ऑप्शन ए में हो रही है? बोलोगे नहीं हो रही है, ठीक है, हटा दो। ऑप्शन बी में हो रही है, एबोलिश टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये तो इतना प्यारा उद्देश्य तो इनका जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, टू इंप्रूव इंडियन इंडस्ट्री, ये भी नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, खत्म। आगे देखते हैं भाई। अगला है आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बहुत से बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि यहाँ पर नहीं लिखा है। उन्होंने बस पहला वाला देखा, अच्छा हाँ सर ने बताया था 10वीं अनुसूची ऐड हुई, बस यही आंसर है, आगे बढ़ो। भाई यही नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला गया है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था, तीसरा भी सही कि 1985 में लाया गया था, चौथा आपको याद रखना है राजीव गांधी के समय लाया गया था। किसके टाइम पर? राजीव गांधी सर के टाइम पे लाया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था मनी बिल वगैरह का, ठीक है। हालांकि मनी बिल के बारे में आपको आर्टिकल 110 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 102 आपका मनी बिल के बारे में बात करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा। महान भारतीय मैदानों की निम्नलिखित पेटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे उत्तर में क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे उत्तर में, इन सब में सबसे उत्तर में क्या है आपके? भाबर है। क्या है? भाबर। भाबर के बाद क्या है आपका? तराई है। क्या है? तराई। तराई के बाद क्या है आपका दोस्तों? याद रखिएगा, बांगर है। क्या है? बांगर है। और उसके बाद क्या है आपका? खादर है, ठीक है। ये आपको याद में रखना है, ठीक, बस ये आपका क्रोनोलॉजी आपको याद में रखना है। तो भाबर यानी 3 सबसे पहले है, फिर उसके बाद आपका तराई यानी 2 नंबर पे आएगा, फिर आपका भांगर यानी 4 आएगा, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस योजना के तहत संसद जो है अपने गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए गोद लेते हैं? इतना इजी क्वेश्चन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट करते हैं विलेज को डेवलप करने के लिए एज अ मॉडल विलेज। सांसद आदर्श ग्राम योजना, नाम में ही लिखा हुआ है आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम। इससे सरल कुछ होगा क्या? ठीक है, 2014 में स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में किस राज्य ने कोरापुट में यशोदा योजना की शुरुआत की, जो माता पिता रहित एकल माता पिता या उपेक्षित बच्चों के लिए देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर लाई गई थी? ठीक है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर कौन? हाँ जी, ठीक है। देखो इस तरह के भाई ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाते हैं, और मैंने आपसे 10 बार बोला है कि उड़ीसा की स्कीम तो याद कर ही लिया करिए। उड़ीसा की बहुत सारी स्कीम पूछ लेता है, सुभद्रा योजना का रिलेशन किससे है, कालिया योजना का संबंध किससे है, तो ये सब उड़ीसा की स्कीम है और बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अगला है, आपदा प्रबंधन के 3 जो स्टेजेस होती हैं, एक होता है प्री, एक होता है आपका ड्यूरिंग और एक होता है पोस्ट। तो प्री डिजास्टर में हम रिहेबिलिट किसको करेंगे ये बताओ? अगर डिजास्टर आई नहीं है, आनी है, तो रिहैबिलिटेशन किसका होगा भैया? पीड़ित अभी कोई है ही नहीं,
तो ये स्टेज होता है क्या कोई? ऐसा कोई स्टेज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-2026 में आपका मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, कहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था? भरूच, पूर्णिया, धनबाद या फिर कानपुर? देखो कानपुर यूपी में है, धनबाद आपका शायद छत्तीसगढ़ में है ना, धनबाद छत्तीसगढ़ या झारखंड, बताइएगा जरा। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में एक बार, ठीक है। इसके अलावा आपका भरूच कहां पर है? ये आपका गुजरात में हो गया, ठीक है। तो भाई इसमें से बिहार में तो इनमें से कोई भी नहीं है, बिहार में क्या है? पूर्णिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बिहार में स्टैब्लिश किया गया, इतना तो मैंने आपको बताया ही था। अगला है मुदुमुल मेगालिथिक मेनहिर, जिन्हें 2025 में भारत से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इनटेंजिबल लिस्ट में एड ऑन किया गया, ये कौन से स्टेट में है? ये आपसे पूछा गया, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? कहां पर है ये आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए फटाक से, ठीक है। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जितने बच्चे कह रहे हैं सर जी तेलंगाना को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही आंसर है आपका, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तेलंगाना में दोस्तों, इसको तेलंगाना में लोकेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आपका, कहां पर है? तेलंगाना में है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया फर्स्ट राइट मॉनिटरिंग सर्विस टी सेफ बाय पुलिस फॉर वुमेन ऑन 12 मार्च 2024? अब इतना पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया है, अब बच्चों को एक साल पहले का अगर अगस्त का पढ़ा दो तो छाती पीट देते हैं कि सर जी ये थोड़ी ना पूछा जाएगा, भैया पूछ लेता है, ठीक है। आंसर क्या है आपका? तेलंगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर भी अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025 में किसे वर्ष 2025 में वर्चुअल दलित साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है। पी शिवाकामी, किसको किया गया है? पी शिवाकामी। अवार्ड एंड ऑनर्स वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, जो भीष्म वीडियो कराई थी ना, बहुत से बच्चे थे भीष्म वीडियो से क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, जाकर पढ़ लो, अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन वाले पार्ट में जाकर देख लेना ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से मेघालय में कौन सा एक धार्मिक नृत्य उत्सव है जो आपका फोक, याद है, ट्राइबल फेस्टिवल, स्टेट फोक, फोक फेस्टिवल ऑफ स्टेट, ये सब कराया था ना मैंने परीक्षा गुरुकुल पर, ठीक है, रात को 8 बजे। उसमें मेघालय से नोंगक्रेम फेस्टिवल होता है, मैंने नहीं पढ़ाया था। इसके अलावा और भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे वांगला, वांगला भी आपका कहां पर है? वांगला भी आपका मेघालय का है, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है, जैसे एक होता है बेहिंदी नखलम, एक आपका होता है बेहेदी नखलम, ये भी आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट कहां पर किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। पढ़िए एक बार। सागा दावा आपके कहां पर होता है भाई? सागा दावा आपके लद्दाख में होता है। कहां पर होता है? सागा दावा आपके लद्दाख में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल कौन लेकर आया? तो इनमें से मोना अग्रवाल आपका ब्रॉन्ज लेकर आई थी, प्रीति पाल आपका ब्रॉन्ज लेकर आई थी, निशाद कुमार आपका सिल्वर लेकर आए थे, जबकि नवदीप सिंह आपके क्या लेकर आए थे? गोल्ड मेडल लेकर आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बेसिकली ये सबसे घटिया क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों बनाया गया था। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता को तलाकशुदा पत्नी की संबंध में उनकी बेटी के विवाह के खर्च के लिए क्या भुगतान करने का आदेश दिया? आप सुप्रीम कोर्ट जितने आदेश देगा सब पढ़ते रहो बैठकर। 10 लाख रुपए दिए थे, हालांकि इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 10 लाख रुपए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का प्रचार और विनियमन किस क्षेत्र को रेगुलेट करता है? ये आपसे पूछा गया है। मतलब ये जो एक्ट लाया गया था ना, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये किसको रेगुलेट करता है? ऑफलाइन कार्ड गेम्स को, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्यों लिखा है, ठीक है। फैंटेसी स्पोर्ट्स ओनली, ये भी नहीं। फ्री टू प्ले मोबाइल गेम्स, फ्री टू प्ले में क्या ही दिक्कत है, खेलो आराम से, जैसे टेम्पल नहीं होता, टेम्पल रन, ऐसे गेम है, खेलो, क्या दिक्कत है, या फिर सबवे सर्फर जो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल मनी ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसा वैसा सट्टा वट्टा चल रहा है, वो गलत है यार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं, भूकंप के लिए भारत के बहु उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र में नहीं है। फिर से अगेन, कई बार मैं आपको प्रैक्टिस कराता था ना कि बीच में नहीं वर्ड डालकर, आप लोगों को लगता था यार इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पूछता है, देखो नहीं वाला बीच में ट्रिक करता है, ठीक है। इंग्लिश में अच्छा बच्चों को पेपर सॉल्व करने में यही आसान रहता है, क्योंकि इंग्लिश में देखो कैसे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर उसने कैपिटल कर रखा है, तो बच्चे का फोकस चला जाता है, हिंदी में थोड़ी ना जाता है, इंग्लिश में चला जाता है। इसीलिए इंग्लिश वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, हिंदी वाला नहीं होता, क्यों? उसका फोकस नहीं जा पाता इस वर्ड पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? इसमें से कहां पर आपके भूकंप आने के ज्यादा चांसेस नहीं है? तो जो लातूर है, लातूर महाराष्ट्र, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्थिर भूमि है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टैग्नेंट भूमि है। क्यों? क्योंकि भैया इसके नीचे एक ठोस, आपके चट्टान की बहुत ठोस परत है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, स्टेबल पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो लातूर आपका हाईली रिस्की एरिया में नहीं आता, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सब आते हैं, ठीक है।
कमलिनी दत्ता जिनका अप्रैल में देहांत हो गया था, लगभग 25 अप्रैल या 24 अप्रैल को इनका देहांत हुआ था। ये दोस्तों कौन से डांस वगैरह से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो भरतनाट्यम आप सबको ध्यान में रखना है। कमलिनी दत्ता जो थी, इनका भरतनाट्यम से रिलेशन था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है आपका आयोडीन, जो है ये किसका रिच सोर्स है? तो आयोडीन जो है मित्रों, ये सी फूड, ठीक है। आयोडीन में बेसिकली आयोडीन आपको कहां पर मिलता है? सी फूड में। अब देखो समुद्र में क्या होता है? नमक, और नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सी फूड में आपके आयोडीन बहुत सारा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सितंबर 2025 में देश के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल आपका जो पार्क है, कहां पर खोला गया? कहां पर उसकी आधारशिला रखी गई? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? धार, मध्य प्रदेश। बताओ, याद करो, ये क्वेश्चन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। याद कर लेना, फिर बताना, ठीक है। आगे देखिए, भारत 2025 में भारत ने अपनी सबसे उन्नत मिसाइल ETLDHCM, ये जो इसको लॉन्च किया है, इसका जो डैश कर सकती है, अब क्या कर सकती है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया है। भाई मैं डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फ्लाई एट मैक 8 एंड हिट टारगेट्स 1500 किलोमीटर अवे। ये इसका क्या है? स्पेसिफिकेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। 1500 किलोमीटर दूर जाकर किसी को भी ठोक सकती है, ठीक है। 8 मैक की स्पीड से चलती है, यानी कि ये हाइपरसोनिक स्पीड मिसाइल है, ठीक है। हाइपरसोनिक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है, कंपस की जो सुई होती है, ठीक है, ये एक छोटे किसकी तरह बिहेव करती है? तो ये एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, है ना। अगला, वक्फ जो आपका एक्ट था 2025, इसने कौन से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यहां पर लाए थे? तो मैंडेटेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, ना जी ना, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर बोला है कि प्रमुख सुधार कौन से पेश किए थे? तो प्रमुख सुधार ये थे कि इसने अलाउ किया था नॉन मुस्लिम को कि ये भी अब क्या कर सकता है? वक्फ को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगस्त 2025 में 64वीं राष्ट्रीय अंतरराज्य वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस एथलीट ने पुरुषों की 400 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा? तो इनमें से किसने तोड़ा था? विशाल विशाल थेन्नारासु कयल विजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तारपा नृत्य महाराष्ट्र में किस आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? अब ये तारपा नृत्य कौन करता है आपका? भील, गोंड, वर्ली या फिर संथाल? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सारे बच्चे यहाँ पर जो कह रहे हैं सर वर्ली, और अच्छा वर्ली एक पेंटिंग भी है। वर्ली क्या है? एक पेंटिंग भी है, जो कि आपके महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों, बनाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कई बार एपण के बारे में पूछा जाता है कि एपण पेंटिंग आपके कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन है। एपण वैसे आपके उत्तराखंड में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो काफी छोटी मैंने इसीलिए रखी है, सो दैट वीडियो की लेंथ ज्यादा न लगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। अब अगली जो क्लास है ये आपके आशुतोष सर की होगी, बट उससे पहले दोस्तों अगर आप जीके जीएस के मॉक टेस्ट देना चाहते हो, करंट अफेयर के फ्री क्विज देना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप परीक्षा गुरुकुल डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि सर चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दी जाती है टाइमली। सो थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन सेशन की, ठीक है, कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ये है आपके ऑफिशियल परीक्षा गुरुकुल परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाए। साथ ही साथ ये है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक, अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाए, ठीक है। अब हम सीधा प्रश्नों की ओर चलेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 10 घंटे में और पाइप सी घंटे में, सी 30 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप खुले हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो क्या है, ए 5 घंटे में, बी 10 घंटे में, सी 30 घंटे में, ठीक है। तो क्या करते हैं आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? इनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो इनमें से एलसीएम आप 30 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 30, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे वाजिब भी है। तो इनकी इफिशियंसी निकालोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 5 छक्का 30, इससे निकालोगे 10 नहीं 30, सी की निकालोगे इफिशियंसी तो 1 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ गई? 1। पूछा कहा जा रहा है कि यदि सभी पाइप एक साथ खुले, यानी सभी पाइप खुले होते तो टैंक कितनी देर में भर जाता? अब ए की इफिशियंसी है, यानी ए अकेले खुलता है तो
6 घंटे में बढ़ता है, ठीक है। और बी अकेले खुलता है तो 3 घंटे में बढ़ता है, सी अकेले खुलता है तो 10 घंटे में बढ़ता है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ खुल जाएंगे तो क्या होगा? तो तीनों की इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी? 6, 3, 9 और 1, 10। और तीनों एक साथ जब खोले जाएंगे तो ये तो 30 इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, 30 यूनिट। इसको भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 30 यूनिट भरने में तीनों को 10 यूनिट के हिसाब से टोटल 3 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शब्द आपके सामने दे रखा है रेयरली, ठीक है। रेयरली के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ये आपका टॉपिक है इस सीबीएसई एग्जाम का, ठीक है। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि सर ये रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, ये आपके मैथ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका RARELY, रेयरली, ठीक है। इसको पूछा गया है कि कितने टाइप से आप व्यवस्थित कर सकते हो, यानी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि देख, इसमें सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? टोटल लेटर है आपके कितने? 6। तो हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। पढ़ाया आपने, ठीक है। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो कि कौन से लेटर आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है, और कितनी बार। तो आप कहोगे सर एक ही लेटर है आपका आर जो कि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल नीचे, ठीक। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अब जब फैक्टोरियल को सॉल्व करते हो तो क्या करोगे? 6, ठीक है। अब इसको आप उल्टा आते हो तो 6 into 5 हो जाएगा, 5 into 4 हो जाएगा, 4 into 3 हो जाएगा। और ये कहाँ तक करते हैं? जब तक एक नहीं मिल जाता। देखो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं हम, ठीक, क्योंकि आगे इसके नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी दे रखा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 जो को आपका 120 होता है, यानी 120, एंड मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा? 360, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, 360। एक बार फिर से देख लो, 6 पंचे 30, चौको 120, 120 3 का गुणा करोगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल राइट है 360। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे जितनी तेज कर पाए, ठीक। हाँ, देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स डज विकास टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि विकास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो 600 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपकी कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इसको हमको मिनट में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम किलोमीटर को तो मीटर में बदल लेंगे, बट जब हम घंटे को बदलते हैं वैसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं, है ना। आप सबको मालूम है 5/18, 18/5, जो भी आपको मालूम है ना, पढ़े वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। हमें चेंज करना है मिनट पे, तो थोड़ा सा बेसिक देखो, किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे 1000, और घंटे को जब मिनट बदलते हैं तो हम केवल 60 का यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक। नीचे किलोमीटर है, 60 का गुणा। और यदि हमको सेकंड में बदलना होता तो 60 का और गुणा कर देते, तब जाके हमारा 5/18 आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल मिनट तक ले जाना है तो इतना करेंगे, ओके। चलो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, ठीक है। नीचे आपका कितना बचा? एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, नीचे बचा आपका 10 2 20, ठीक है। 10 दूना 20, और ये 6 आपका चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा आपका कितना? 36। 36 बाई कितना? 20। बस इसको आप थोड़ा सा और काट लो, इजी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम क्या होगा। हाँ, 4 से काटो, 4 नहीं 36, 4 से काटोगे 5 टाइम्स, ठीक, 9/5 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं, तो 5 का नंबर 5, 4 5, यानी एक सही 4/5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है? ऑप्शन में आपका कहीं भी नहीं दे रखा दोस्त। हाँ, ये वाला आपका ऑप्शन शायद मिसप्रिंट है, इसको हम लिख सकते हैं एक सही 4/5, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक। तो आप ये मत सोचना कि सर आंसर गलत है, हमारा कॉन्सेप्ट सही है, हमने सही सॉल्व किया है, तो हमारा क्लियर है आंसर, ठीक है। हाँ, चलते हैं।
इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हम ऑप्शन को भी कभी मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम ऑप्शन पे भी आपत्ति कर सकते हैं ना। हाँ, क्लेम कर सकते हैं कि नहीं सर आपका आंसर गलत है, मेरा सही है, ऐसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 10 मीटर है, इसका एक विकर्ण यानी डायगोनल से दे रखा है आपका 20 मीटर, मैदान का एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो इसको तो समझने के लिए क्या है, आप थोड़ा सा फिगर समझ लो, है ना। देखो क्या कह रहा है, इसकी एक भुजा कोई भी, हमने कहा ये 10 मीटर है, तो इसकी एक विकर्ण यानी डायगोनल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो आपका 20 मीटर से दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। देखो जब आपका ये साइड दे रखी और ये दे रखी है, तो आप ये समझो कि ये तो निकाल ही सकते हो। तो यदि आपके दिमाग में चल रहा हो सर कैसे, तो आप सबको पाइथागोरस मालूम है ना। इस वाली भुजा के स्क्वायर में इस वाली भुजा के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे तो ये वाली निकल आएगी ना। तो चलो हम डायरेक्ट करते हैं, फार्मूला नहीं लिखते। ठीक, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये अंडर रूट में जाएगा। ठीक, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, सॉल्व करोगे तो आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 300। ठीक है, हाँ अब यहाँ से 100 आप अलग करोगे तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। इतनी बात आई होप कि सबके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो 10 रूट 3 आ जाएगी ये वाली साइड। ठीक है, पूछा क्या गया एरिया। अब एरिया तो आप सबको मालूम है कि जो आपका रेक्टेंगुलर होता है इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ठीक, एल बी यानी दोनों भुजाओं का गुणनफल है, तो 10 रूट 3 इंटू 10, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 100 रूट 3, जो कि आपका ऑप्शन में कहाँ दे रखा है डी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। हम्म, हाँ बहुत प्यार से समझिए आप, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार बाजार मूल्य पर 15% छूट देकर एक पुस्तक बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, यानी एक शॉपकीपर earns a profit of 10% on selling a book at 15% discount on market price। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो यहाँ से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। क्या है, एक दुकानदार, बाजार मूल्य का मतलब है आपका अंकित मूल्य, जिसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, पर 15% छूट देकर। अब आप ये देखो, जब मार्केट प्राइस में हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक, और इधर भी देखो कह रहा है पुस्तक बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, मतलब वो जितने में खरीदा होगा उसमें 10% प्रॉफिट लेके जब बेचेगा तब भी उसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि हम दोनों का सेलिंग प्राइस एक दूसरे का इक्वल करेंगे। समझना, देखो कैसे। मान लेते कि जो आपका मॉक प्राइस है, ठीक है, मॉक प्राइस में 15% डिस्काउंट देकर बेचता है, तो मतलब 100 में 15% का डिस्काउंट बेचे कितने में, आपको सर 85% में बेच रहा है। ये हमारा क्या निकला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यही से इधर करेंगे तो हमने मान लिया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है। ठीक है, 100 में से 10% प्रॉफिट लेता है, मतलब बेच कितने में रहा है 110 में। ठीक, कितने बेच रहा है 110% बेच रहा है। ठीक, बट्टे अब इसको जब सॉल्व करोगे, बट्टे हमें करना नहीं है, देखो कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम ना भी लगाते तब भी चल जाता। ठीक है, हाँ अब देखो हमें पूछा क्या गया है कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में रेशियो चाहिए हमको। तो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा ऊपर, ये मॉक प्राइस चला जाएगा इधर नीचे। अब समझना, रेशियो बनाना भी, हमारा ये इधर आया है तो 85 इधर हमारा ऊपर रहेगा और ये हमारा 110 नीचे आ जाएगा। ठीक, बस इसी को सॉल्व करो आप। देखो 5 से काटेंगे 17 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 22 टाइम्स। ठीक है, तो सीपी और एमपी का जो रेशियो हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा, वो 17 रेशियो कितना हो जाएगा 22। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, तो आप सब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट मिल जाएगा। ठीक है, 17 रेशियो आपका 22। क्लियर है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। हाँ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझिए इसको कैसे करोगे। देखो क्या है, 13,000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो आप सबको मालूम है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ऐसा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, समझे। तो उन तरीकों में से आप कौन से इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो वैसे तो मैं आपको हमेशा ट्री मेथड बताता हूँ,
ठीक है, और वो सबसे बेहतरीन होता है। तो मैं वही तरीका आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, 2 वर्ष का मतलब फर्स्ट ईयर आपका ये हो जाएगा और सेकेंड ईयर आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो पहले साल आप सबको मालूम है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट देता रहता है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है। ठीक, तो पहले साल पे तो आपको इस 13,000 पे सिर्फ 4% मिलेगा। कितना मिलेगा? 4%। तो देखो जब इसको देखेंगे 13 चौको 52, कितना हो जाएगा आपका? 52, 520। ठीक, और ये जो आपको मिलता है पहले साल का ब्याज, ये आपको दूसरे साल भी इतना ही मिलेगा। दूसरा साल भी आपको इतना ही मिलेगा। ठीक, बट दूसरे साल आपको ये जो पहले साल ब्याज मिला था इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो दूसरे साल जो आपको मिलेगा 520 का फिर से 4% मिल जाएगा। ठीक है, तो जब देखोगे जीरो से जीरो कैंसिल, 4 का गुना करोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, नीचे एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना? 20.8। ठीक, और आपसे पूछा क्या गया है? सीआई, तो सीआई में हम पूरा ऐड कर देते हैं। वो आपको मैं बता चुका हूं कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो पूरा जोड़ के आप आंसर दोगे। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 5 10 नहीं 1040, तो ये हो गया, और बीसी 1060 हो गया। ठीक है, और 1060.8 आपका ये आंसर निकल के आ गया। बट अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको क्यों बताता हूँ, ये तरीका ये भी समझ लो यहीं पे। ये इसलिए बताता हूँ कि हमें देखो सॉल्व हमने एक चीज की है, लेकिन आंसर आप कितने दे सकते हो ये देखो। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता, तो हमारा सिर्फ इतना हो जाता। यानी इस टेबल को छोड़ के जो ये होता है, इसके अलावा भी और जो आते हैं इसको छोड़ के, इस सीधी लाइन की ये लाइन जो होती है, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और बाकी इसके अलावा जो आपके इधर वाली लाइन है बच्चे की 2 2 साल का था तो ये था, तो ये हमारा होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। और यदि पूरे को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस चीज को आप दिमाग में जरूर रखना, इसीलिए मैं हमेशा आपको ये तरीका बताता हूँ। ठीक है, बाकी इसका तरीका एक तो और है, क्या? आपका 4% दे रखा है। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगा के आप टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, टोटल तो आप क्या कहोगे? 4 4 8, इसके बाद 4 चौको 16 और जुड़ जाएगा तो 8.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.16। बस यही जाके आप सीधे इस 13,000 का 8.16% सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर आपका इससे भी आ जाएगा। देखो कैसे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और हमारे बढ़ जाएंगे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो कैंसिल। ठीक, अब 13 का जब आप 816 में गुना करोगे ना, देखो 13 शंक कितना होता है? 78। ठीक है, बचेगा आपका 7, 13 का नंबर 13, 7 20 हासिल हो गया, कैरी आपका 2 हो गया। 13 अट्ठे 104 होता है, 2 106 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे एक जीरो था तो एक अंक बाद हम डेसिमल लगा सकते थे। ठीक है, दशमलव लगा सकते थे, आपका आंसर मैच हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, और भी इसके तरीके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ चर्चा उनकी नहीं करने वाले। ठीक है, हाँ, अभी समय पर भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी और सी मिलकर, मतलब बी प्लस सी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कर सकते हैं। जबकि ए और सी, यदि ए और सी मिलकर काम करते हैं तो वो 4 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा क्या गया है? बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो हम इनकी टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक, हाँ, सॉरी, कि कितना टोटल वर्क करते हैं। तो आप देखोगे कि इनके जब आप एलसीएम लोगे ना तो 8 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। अब इनकी इफिशियंसी जब बात करोगे तो 8 का 8 में भाग करोगे 1 आएगा, इसमें जब डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इसका जब आप करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब ए अकेले काम करता है तो 1 यूनिट करता है, बी प्लस सी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 यूनिट काम करते हैं, ए प्लस सी जब काम करते हैं तो 2 यूनिट करते हैं। ठीक, एक दिन में। अब हम बी की यूनिट की बात करनी कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, तो बी की इफिशियंसी हमको निकालनी होगी। तो बी की इफिशियंसी आप कैसे निकालोगे? सोचो जरा। अब यहाँ पे आपका सी शामिल है बी के साथ। ठीक है, तो इससे पहले आपको सी का निकालना होगा, और सी का आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसकी मदद से, इसकी मदद से। देखो यहाँ पे ए प्लस सी है, यहाँ पे ए है, इन दोनों में से यदि हम ए का निकाल देंगे हिस्सा तो सी की इफिशियंसी बचेगी कि नहीं? बचेगी कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल। तो ए प्लस सी की 2 है, ए की केवल 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी? सी की भी 1 हो जाएगी इफिशियंसी, है ना। और जब सी की 1 हो गई तो बी प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी? 4। तो दोनों की, जब बी प्लस सी की 4 है और सी की 1 है तो सी का माइनस करोगे कितना बचेगा आपका? 3। तो बी की इफिशियंसी निकल के आ गई कितनी आपकी? 3 यूनिट। ठीक, अब यही पूछा गया है कि इस टोटल
8 यूनिट काम को जब बी अकेले काम करता है तो कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे टोटल काम है आपका 8 यूनिट और बी की इफिशियंसी कितनी 3, तो आपको कितना समय लग रहा है 8/3, ठीक है। और यही आपका समय हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सॉरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस यही आपको समझना था, तो ये आपको इस तरीके से समझ सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्या है 3:7 के रेशियो में है, उनका एलसीएम 231 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हम संख्याएं की यदि बात करें, रेशियो तो आपका दे रखा है 3:7। यदि हम संख्याओं की बात करेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारी 3x और क्या हो जाएगी 7x, ठीक है। ये दो संख्या हो जाएंगी और इनका एलसीएम हमारा कितना दे रखा है 231। तो आप समझो कि जो एचसीएफ होता है इन दोनों संख्याओं का ही जो एक कॉमन पार्ट होता है कि नहीं होता, दोनों संख्याओं का कॉमन पार्ट। तो दोनों संख्याओं में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा एक्स, और फॉर्मूला आप सबको मालूम है कि होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा एक्स इंटू एलसीएम कितना दे रखा है 231। इसके बाद संख्या हमारी दे रखी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, होता है ना फॉर्मूला। तो 3x इंटू कितना हो जाएगा 7x। बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से x से x कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या करोगे 7×21 से 21 से जब इसको काटोगे आप तो x बराबर हमारा 21 से करना 21, 21 से करना 21, 11 आ जाएगा। 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा करेंगे तो 7×21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सोचो कि सर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप एचसीएफ भी तो करते हो ना, फॉर्मूला आपका क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो होता है ना। तो एचसीएफ आप सबको मालूम है कि जो संख्याएं होती है उनका कॉमन होता है, ठीक, उन्हीं का कॉमन हिस्सा होता है एचसीएफ। तो हमने कहा इनका एचसीएफ तो एक्स हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या है, ध्यान से देखो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% मिला और 3840 मतों के बहुमत से चुनाव जीता, यानी 3840 मतों से वो जीत जाता है। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो कुल कितने मत डाले गए। तो यहाँ पे आप समझ लो कि टोटल जो डाले गए मत हैं वो आप 100% मान लेते हो, ठीक है। हाँ, अब इसमें कह रहा है जो विजेता हुआ है उसको कितना वोट मिला है, तो आप कहोगे 82% मिला है, ठीक है। जब जीते हुए को 82% मिला है तो जो दूसरा हारा हुआ कैंडिडेट होगा उसको कितना मिला होगा, तो आप कहोगे सर 82 को हम 100 में घटा देंगे तो जो बचेगा 18% वो किसका हो जाएगा, जो हारा हुआ है, ठीक है। ये आपका विनर है, ये आपका लूजर जो हार गया है, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि जो दोनों के बीच का जो जीत का अंतर है वो है 3840। हमारे अकॉर्डिंग जब हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, इस चीज को समझना है। तो आप जब इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपका आ जाएगा 64, 64। देखो 82 में आप 18 घटाओगे 64 आएगा, यानी हमारे हिसाब से डिफरेंस है 64 का, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 3840। तो ये 64 बराबर हो जाएगा 3840 से। तो इसको देखो कितना गुना लिखा है, तो आप कहोगे सर एक बराबर इसका 60 गुना लिखा है। कितना गुना लिखा है 60 गुना, ठीक है। अब पूछा क्या गया कुल कितने मत डाले गए, तो 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 6000, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है, ठीक है। क्लियर है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या, फिर 2200 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप फॉर्मूला याद करो, और हम आपको चाहते भी नहीं कि आप फॉर्मूला याद करो, ठीक है। देखो फिर से वही 2 साल की बात कही गई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जैसे मैंने आपको भी कराया था लास्ट में, ठीक। देखो 2200 का 5% निकालोगे कितना हो जाएगा 110। और मैंने बताया था कि जब दूसरे साल की भी बात करोगे तो सिर्फ एक स्टेप यहाँ बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तो आपका 110 ही आएगा क्योंकि वो आपको मूलधन पे मिल रहा है 110। लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस ब्याज पे, ब्याज पहले साल जो आपको ब्याज मिला था उस पे भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 110 का जब आप 5% निकालोगे तो यहाँ पे देख लो 110 का जब आप 5% निकालने जाओगे, देखो 0 से 0 आपका कैंसिल, 5 से इसको काटोगे 2 बार, और 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो ये आपका कितना होगा 5.5, ठीक। पूछा क्या है इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी ये निकले तो पूरा यदि हम इसको ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाता है सीआई। यदि इसको सिर्फ ऐड करके बताना हो एसआई, सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ये हो जाएगा, लेकिन सीआई और एसआई का यदि अंतर पूछेगा तो क्या हो जाएगा ये। तो आपसे पूछा क्या गया है सीआई माइनस एसआई, यानी दोनों का अंतर, तो कितना हो जाएगा आपका 5.5,
5। वही आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, क्या दे रखा है आपका 3y प्लस 3/2 इक्वल टू 27/2। देखो दोनों के जो आपके हर हैं समान है, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा 24/2 बराबर 12 बचेगा। ठीक है, y बराबर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, हाँ आगे है आपका, यदि एक बस 4 घंटे में 140 किलोमीटर और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 1 घंटे में उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। देखो ध्यान से समझना, कुल दूरी की बात कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कुल दूरी की बात। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये क्या दे रखा है, 4 घंटे में 140 किलोमीटर, इसका मतलब जान रहे हो, ये आपकी चाल दे रखी है ना, 4 घंटे में 140 किलोमीटर, तो यहाँ से हम चाल निकालेंगे। ठीक, तो जो चाल होगी वही आपकी, देखो दूरी की बात क्या, देखो क्या होता है, जैसे आपसे कह देता है यहाँ पे, देखो 4 घंटे 160 किलोमीटर, तो हम यदि इसका निकालेंगे 1 घंटे का, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर को ही हम क्या लिख देते हैं, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है 40, तो इसको हम चाल भी कह सकते हैं और दूरी भी कह सकते हैं, समझने की जो बात है। ठीक, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन हमें यहाँ पे दूरी कही गई है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर, 1 घंटे में चली गई। ठीक है, हाँ इसके बाद जब बात करोगे, फिर कह रहा है 5 घंटे में 320 जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 छका 30 और कितना 5 चौक 20 64। तो बस यही 40 और 64 का रेशियो आपको बताना है। 8 से काट दो, 8 पंचे 40, 8 से काटोगे 8 8 64, 5:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो, है ना। सीधे सीधे आप सोचो 40 कैसे है, 4 घंटे में 160 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आपको 4 से इसमें भाग कर देंगे, 4 चौको 16, ठीक है 40 आ जाएगा। 5 घंटे में 320 जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 64 जाएगा। बस इन्हीं का रेशियो आपको बता देना है। आप कहोगे सर ये तो चालों का हो गया रेशियो, तो वही चीज है, चाल कह दो या 1 घंटे का पूछा गया है, 1 घंटे में इनके द्वारा तय की गई दूरी, 1 घंटे का मतलब ही है स्पीड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो क्या है, इसको भी आपको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, क्या है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये गुना है ये प्लस है। देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों गुना करो, 12 का स्क्वायर क्या होता है, आपको कहोगे सर 144 होता है, लेकिन 2 अंक ये 2 अंक ये 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 0.0144 ये आ जाएगा यहाँ पे गुणा करने पे। बहुत ध्यान से समझना भाई, 12 × 12 के 144 है, लेकिन हमें दशमलव तो दो दो 4 अंक बार लगाना है, तो एक जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे इनका गुणा कर लेते हैं, 24 × 1 करोगे कितना आएगा 24, बट 2 अंक ये 1 अंक ये 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो एक जीरो हम इस तरफ बढ़ा लेंगे, 3 अंक बना लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या है आपका प्लस, प्लस आपका है कितना 0.01। ठीक है, हाँ अब जब इसको सॉल्व करोगे, तो आप सबको मालूम है कि प्लस प्लस जुड़ता है, जब इनको इनको आप जोड़ोगे, तो जोड़ने का जो तरीका है वो बहुत ध्यान समझना है। देखो दशमलव के सामने दशमलव रखोगे, यहाँ दशमलव रखोगे 0.1 यहाँ हो जाएगा, तो जब इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.0244। ठीक है, और ये आपको माइनस करना है, तो -0.24। ठीक है, हाँ अब जब आंसर फाइनली दोगे जाके, ठीक है, और जब फाइनली आंसर दोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 0.0244 में आप इसको माइनस करोगे, तो फिर से दशमलव के सामने दशमलव रखोगे, 0.024, तो ये 0.024 इसमें घटा दोगे, तो यहाँ पे तो सब जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब 0.00, और केवल ये 4 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है, सी पे दे रखा है। हाँ लॉजिक का इस्तेमाल करिए आप, थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा तेज चलाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, बेलन का आधार क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ऊंचाई आपका दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, देखो बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझो, ये जो कह रहा है बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार ही होता है ना, जिसको हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं ना, है ना। इसके बाद ऊंचाई उसकी दे रखी है कितनी 11 सेंटीमीटर, जबकि आप वॉल्यूम का सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, तभी आपको मालूम फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते थे कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई,
ये वही तो है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये तो दे रखा है। तो बस सीधा सीधा आप 21 इंटू 11 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब आप कहोगे सर कैसे, देखो इसका यूनिट डिजिट देखो, 11 का नाम 11 हो गया जाके एक, और यूनिट डिजिट में एक सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है। ठीक है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा जरूर सा, अगर नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, क्या है कि आपके पास ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, तो इसको आप द्विघात समीकरण के जो बेसिक इक्वेशन होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। क्या होती है इक्वेशन, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना निकलेगा, के, ठीक है। बी बराबर जब निकालोगे तो बी बराबर आपका निकल के आएगा -4, ठीक है। सी बराबर आपका कितना निकल के आएगा, के। ये हमने कंपेयर करके तीनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक। लेकिन हमसे कह रहा है कि जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल जो है वो समान हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा हम पढ़े होंगे, ठीक है, कि हमें यहाँ पे डी, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। डी बराबर हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे 0 होना चाहिए। डी बराबर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। और यहाँ पे डी बराबर हमने पढ़ा भी है कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बराबर 0 है, हमें 0 प्रूव करना है, बस क्या दिक्कत है, बी का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए सी, ए सी के इंटू के कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर कितना 0। ये 4 के स्क्वायर बराबर के उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर बराबर कितना 16, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल करोगे 4 बचेगा, के स्क्वायर बराबर 4। यदि हम के की बात करेंगे तो हमारा देखो अंडर रूट इधर लग जाएगा जाके 4 में, और जब हम आंसर करेंगे ना तो ये +-2 आएगा। क्या आएगा, +-2। हमेशा याद रखना कि अंडर रूट के बाद जो वैल्यू होती है वो दोनों साइडों में ली जाती है। अब ऑप्शन आपके पास फंसाने के लिए दोनों दे रखे हैं, +2, आप +2 करके आगे बढ़ सकते थे, बट यहाँ पे आंसर एक ये भी दे रखा है दोनों का, ठीक है। हाँ, दोनों का दे रखा है, तो जो ज्यादा हमारा आंसर देने की पॉसिबिलिटी वो ऑप्शन नंबर डी पे जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैल्यू होती भी है, ठीक है, प्लस और माइनस दो, प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। हाँ, इस चीज को दिमाग में रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पूछा क्या क्या है, देखो ध्यान से, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात करना, विषम, ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर दे रखे, इसमें आपको ऑड नंबर बताना है। ध्यान से देखो, 626 जो आपको दिख रहा है ये सर 25 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप देखोगे 841 को, तो बहुत ध्यान से देखिए, 841 जो है आपका ये 29 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक। यदि हम 962 की बात करें तो 962 हमारा 31 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, 961 होता है। और जब इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा 33 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ठीक। तो सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है जो अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मतलब एक तरीके से पूर्णतया आपका स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है ना, पूर्णतया आपका एक वर्ग लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, यदि सॉरी क्या कह रहा है, एक महिला कहती है यदि आप मेरी उस उम्र को पलट दें तो आंकड़े मेरे पति की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह निश्चित रूप से मुझसे बड़े हैं और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनके योग का 11वां हिस्सा है। अब ये समझ लो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप बेसिक से करने जाओगे ना तो बहुत परेशान हो जाओगे। चलो इसको ऑप्शन से करते हैं। देखो महिला की उम्र पूछी गई है, चलिए ऑप्शन नंबर यदि हम ए लेते हैं तो महिला की उम्र कितनी है 23, ध्यान समझना, ठीक है। महिला की उम्र कितनी है 23, और जब महिला की 23 है तो कह रहा है मेरे पति की उम्र इससे उलट जाती है, मतलब 32 हो जाएगी, किसकी, पति की, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है, अंतर कितना निकल के आ गया 9, लेकिन कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। अब देखो जब हम करेंगे इनके 3 2 5 करेंगे और 55 आएगा जोड़ने पे, तो जो 55 होता है 55 का 11वां हिस्सा यानी 1/11 कितना होगा 5 होगा, जबकि यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ठीक, ध्यान समझना। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, यदि महिला की उम्र लेते हैं कितनी 34, तो पुरुष की उम्र कितनी हो जाएगी 43, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, ठीक। फिर से वही चीज कि इनका जो योगफल है 4 3 7 का 1/11 जब निकालोगे तो 7 यदि यूनिट डिजिट है, ज्यादा नहीं जाना आपको, पूरा मत जोड़ो, 7 यदि यूनिट डिजिट है और 11 से काटने पे 7 ही तो आ सकता है मैक्सिमम, है ना, तो आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, जब सी की बात करेंगे तो 45 दे रखा है, कितना दे रखा है
45। इसका उल्टा जो पुरुष की एज आएगी वो कितनी हो जाएगी 54। ठीक, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 9। फिर यहाँ पे कह रहा है उनके योग का 11वां हिस्सा ही ये होना चाहिए। तो आप कहोगे इनका जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमारा 99 आ जाएगा, और इसका देखो 11वां हिस्सा जो है आपका कितना निकल के आ रहा है 9। और ये डिफरेंस और उनका 1/11वां जो हिस्सा है वो 9, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ऐसा हमें कहां से मिल पा रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हम ऑप्शन से कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, एक नियमित पंचभुज की परिधि, परिधि का मतलब पेरीमीटर होता है। ठीक है, परिधि का मतलब परिमाप या पेरीमीटर भी कह सकते हो। और पेरीमीटर जो होता है, नहीं परिमाप जो होता है, वो किसी भी साइड की, कोई भी साइड दे दे, उसकी जितनी साइडें होती है सबका योगफल होता है, मतलब प्रत्येक भुजा का योगफल होता है। अब इसमें कह रहा है पंचभुज, मतलब भुजाएं कितनी होंगी, 5 होंगी। पहली भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो 5 भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा 5a। और ये हमारे में दे रखा है कितना, 1540 दे रखा है। तो ए बराबर कितना होगा, 5 3 15 0 5 40, यानी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 308 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा यानी ए बराबर आपका कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, अब ये पहले तो ये है। ठीक, और यदि दूसरे वर्ग का हम मान लेते हैं भुजा कैपिटल ए है, इसकी भुजा को हम दोगुना कर देते हैं, तो 10 का दोगुना कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, तो नई परिधि कितने गुना हो जाएगी। अब परिमाप की बात कर रहे हैं, परिधि मतलब वही परिमाप, तो परिमाप हमारा क्या होता है 4a होता है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 40। और इसका भी जब हम देखेंगे तो परिधि कितनी हो जाएगी 4a, मतलब जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक, 4a का मतलब कितना, 20 इंटू 4 करोगे तो 80 आ जाएगा, 20 को 80 होता है। ठीक, अब यही पूछा गया कि ये इसका कितना गुना है, कितना गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका ये 2 टाइम्स हो रहा है, 40 देखो डबल हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, वरना आप यहीं से आंसर कर सकते हो। यदि भुजा को दोगुना करेंगे तो परिमाप भी दोगुना होगा। ठीक है, यदि भुजा को दोगुना करेंगे तो परिमाप भी दोगुना होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो अंक 0 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो 3 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, मतलब संख्या हमारी 3 अंकों की ही होगी। पहला अंक यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा अंक यहाँ, तीसरा अंक यहाँ। ठीक, अब देखो आपके पास अंक कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके पास अंक कितने दे रखे हैं 7। अब ये देखो, यदि 3 अंकों की संख्या हमको बनानी है दोस्तों, तो आप देखो क्या आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। मान लो हमने जैसे कहा 0 1 2, 3 अंकों की संख्या आपको दिख तो रही, क्या ये वास्तव में 3 अंकों की संख्या है। आप कहोगे नहीं सर, यदि हम किसी संख्या के आगे 0 लिख देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0 को तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिख सकते। यदि हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 0 को हम यहाँ नहीं लिख सकते। हाँ, हालांकि हम 0 को यहाँ जरूर लिख सकते हैं, तो 3 अंकों की संख्या काउंट हो जाएगी। ठीक, तो आपके टोटल अंक कितने 7, 7 में से हम यहाँ पे टोटल कितने अंक लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर हमारे पास सिर्फ 6 डिजिट लिखने का ही यहाँ पे ऑप्शन बचता है, क्योंकि 0 तो हम यहाँ पे कतई नहीं लिख सकते। ठीक, आप कहोगे सर बिल्कुल, बाकी ये जो दूसरी प्लेस है यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक, लेकिन एक अंक यहाँ पे ऑलरेडी 7 में आप एक यहाँ पे लिख चुके हो, तो बचे कितने आपके पास 6। तो वो जो 6 अंक आपके बच रहे हैं उन 6 को भी आप पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो, बचे हुए सारे अंक लिख सकते हो। ठीक, अब ये 6 क्यों आया, तो हमने कहा कि 7 में एक अंक तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 7 में एक कम करके 6 यहाँ पे लिख सकते थे। अब जब 6 में से यहाँ पे एक ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो 7 में बचे कितने 6, तो उन 6 को आप यहाँ पे पूरे पूरे लिख सकते हो। इस चीज को समझना। ठीक है, अब आपके देखो 2 अंक आप ऑलरेडी यहाँ पे रख चुके हो, 2 अंक रख चुके हो, 7 में से आप 2 अंक यहाँ पे रख चुके हो, बचे कितने आपके पास 5, और उन पांचों को भी आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते हो। आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते थे, 120 हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब 0 लिख सकते हो, तो 7 में से 2 आपके हट गए, तो यहाँ पे आप कितने लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। कितने 5। तो बस ये तीनों लेटरों को लिखने का आपका क्रम हो जाएगा। अब हमें पूछा है कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो क्या हो जाएंगी 6 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो 6 36 पंचे कितना होता है 180, और 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है, चलिए वेरी गुड।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है आपका कि बी माइनस एस, विपरीत दिशा मतलब क्या है, बी माइनस एस, ध्यान समझना, ठीक है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का मतलब इसकी जो चाल दे रखी है वो 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। हाँ समझना ध्यान से। और धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब है कि धारा और जो नाव की चाल है एक ही दिशा में है, ठीक है। तो बी प्लस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। तो 10 मिनट का मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे का मतलब इसका 6 गुना कर दो, 10 × 60 हो जाएगा 1 घंटे में, तो इसका भी 6 गुना कर दो, 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही थी, 1 घंटे में कितना जाएगी, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगी। बाकी आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब ऐसे आपके पास इक्वेशन मिल जाते हैं, यदि हम बी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 6 2 कितना 8, 8 का आधा कितना 4 किलोमीटर, ठीक है। ये केवल अकेले नाव की चाल होगी, ठीक। जब एस का मान निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों घटा के आधा, दोनों के डिफरेंस का आधा, तो 6 में 2 जाए 4, 4 का आधा कितना 2, ठीक है। ये आपके पास निकल के आ गया। जब ये निकल के आ गया तो आपसे पूछा क्या गया है कि स्थिर पानी में 5 किलोमीटर, स्थिर पानी का मतलब है कि पानी की कोई चाल नहीं है, यानी जो धारा है स्ट्रीम में वो नहीं हमको लेनी, सिर्फ ये सिर्फ वोट की चाल है। तो जो 5 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगता है, तो सिर्फ ये हमको यूज करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है आपकी 5 किलोमीटर, चाल कितनी है आपकी 4, कितनी 4, बस 5/4 आंसर होगा। यदि इसको हम और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एक से ही 1/4, अभी भी नहीं सेट हुआ। 1 घंटा तो ये आपका हो गया, ये 1/4 घंटे को हम जब मिनट में बदलेंगे तो 60 के गुना कर देंगे, 60 से काटोगे 15, मतलब 1 घंटा 15 मिनट रहेगा, 1 आवर 15 मिनट, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। हाँ बेहतरीन आंसर प्रश्न था, आप ऐसे आंसर कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है, 400 मीटर में बी सी को 40 मीटर से हराता है, 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझिए इसको केवल। देखो आपकी पहली दौड़ जो दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 1000 मीटर के, कितनी 1000 मीटर में ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है ए बी को 100 मीटर से हराता है, ए बी को 100 मीटर से हराता है का मतलब है कि ए अपनी दौड़ 1000 मीटर तो पूरी दौड़ लेता है, लेकिन जो बी है वो 100 मीटर नहीं दौड़ पाता, तभी तो 100 मीटर से हारेगा। तो ये कितना दौड़ेगा, 900 मीटर दौड़ेगा, ठीक है। हाँ अब इनका रेशियो निकालेंगे, देखो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका रेशियो आ जाएगा 10:9, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की कोई आवाजें आ रही हो तो दोस्तों उनको थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखेंगे 400 मीटर की दौड़ में। अब जब दूसरी रेस है वो 400 मीटर की है, उसमें दौड़ कौन कौन रहा है, बी और सी, ध्यान समझना। तो क्या कह रहा है, बी सी को 40 मीटर से हराता है, बी सी को, ठीक है। तो बी जो है वो तो 400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करता है, बट जो सी है ना वो 40 मीटर नहीं दौड़ पाता, मतलब कितना दौड़ रहा है, 360 दौड़ रहा है, तभी तो 40 मीटर से हरा रहा है। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, 0 से 0 कैंसिल, फिर से 4 से देखो इसको, 4 दे हम 40 और 4 नहीं 36, 9 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे भी आपका रेशियो दे रखा है कितना, 10:9, यहाँ पे भी आपका ये, लेकिन ए बी है यहाँ पे बी सी, यदि हम तीनों की रेशियो की बात करें, ए रेशियो बी रेशियो सी की, ध्यान समझना, तो रेशियो हमारा कितना आएगा। आप कहोगे देखो सर यहाँ पे कोई कॉमन तो है नहीं, कुछ बराबर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, 10 × 10 100 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 10 आपका 90 हो जाएगा, ठीक। आप इतना तो सब जानते ही होंगे, तैयारी कर रहे हैं कि कैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद देखोगे जब 9 × 9 यानी 81 हो जाएगा। तीनों का जो रेशियो निकल के आ गया 100:90:81 आ गया। पूछा क्या गया है, ए को सी कितनी दूरी से हराएगा, मतलब ए और सी में कंपेयर करनी, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो आंसर आएगा ये आपका 19 का मल्टीपल होगा, और जो कि ऑप्शन में आपका 19 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ए दे रखा है, आंसर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो कि कैसे ऐसा होगा, तो आप समझो ए और सी की जब हमको कंपेयर करनी है तो क्या कह रहा है, ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। ए हराने की बात कर रहा है तो ए जो है वो पूरी दूरी कंप्लीट करेगा, कितनी 500 मीटर, कितनी 500 मीटर। वैसे तो ए का जो रेशियो दे रखा है 100 दे रखा है, ध्यान समझो वो भी बता देते हैं। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 मीटर। तो एक बराबर कितना निकल के आएगा, 5 के, कितना निकल के आ गया, 5 के।
अब उनके बीच में अंतर निकालना है, तो अंतर आपका कितना आ गया है 19, और 1 बराबर 5 है, तो 19 बराबर कितना हो जाएगा 19.95 मीटर, है ना। इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे देखो, आप बेसिक नहीं लगाओगे, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, आप करते हो 18/5 का गुना करते हो, ठीक। 5 से काटो इसको 4 बार, 18 चौको कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आ गया, ठीक। ये आपको मालूम होना चाहिए था, इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, इसका वर्गमूल बताना है आपको जो दे रखा है। देखो, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि ये जो भी संख्या है इसके अंडर रूट के अंदर होंगी, ठीक। चलो देखो, इन दोनों गुणा करते हैं। जब गुणा करोगे उससे पहले देखो, ये 25 अंडर रूट में दे रखा है, तो बार करोगे तो 5 आएगा, और 10 जोड़ दोगे 15 हो जाएगा, ठीक। गुना फिर है आपका 12 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 12 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब दोनों गुणा करोगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 75, ठीक। अब इसको वर्गमूल की बात कर रहे हैं, सॉल्व करोगे तो देखो 25 इंटू 3 लिखा है ना, 25 से आप 5 बाहर कर लोगे, अंडर रूट 3 बाहर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं परीक्षा गुरुकुल पे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जो डबल जे की वैकेंसी आउट हुई है उसकी मैराथन की क्लास है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये रहा। आज हम लोग मिक्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम्स में है, चाहे कोई भी एग्जाम है आपका, अगर इंग्लिश आना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि इंग्लिश के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज द वर्ब नॉट करेक्टली एग्रीइंग विद द सब्जेक्ट। सिंपल सी भाषा में समझ लो, ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस पे आपको फोकस करना है। पहला ऑप्शन है, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। क्या ये सही है? तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या लड़का, एक लड़के की बात कर रहा है, तो हाँ, बॉय तो मतलब एक, लड़का मतलब एक, तो ठीक है, द बॉय सही है। द बॉय के साथ हमारा इज लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। अगला, द गर्ल्स आर ईटिंग फूड। गर्ल्स भैया एक से ज्यादा गर्ल्स है, यहाँ पे ये भी सेंटेंस सही है। द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द फील्ड, या तो मेरा ये ऑप्शन होगा, या तो आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है, यानी दिक्कत इसमें है, यानी कि एरर यहाँ है। ये सारे सेंटेंस हमारे सही हैं। अब भाई इसमें सी में एरर क्या है, तो याद रखना एक बात कि जो चाइल्ड होता है, CHILD, चाइल्ड, वो हमेशा होता है आपका एक बच्चा, ठीक है, सिंगुलर। जब इसका प्लूरल बनाओगे तो वो हो जाता है चिल्ड्रन, ये हमारा हो जाता है क्या, चिल्ड्रन हो जाता है हमारा प्लूरल। ये बात दिमाग में फिट कर लो आप लोग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला है, द डून वैली डैश ब्यूटीफुल एट नाइट। जो डून वैली है वो कैसा दिखता है भाई, नाइट में कैसा दिखता है, तो सुंदर दिखता है। अब इसका आप लोग सोच लो कि क्या हो सकता है। तो इसमें है हमारा द डून वैली। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डून वैली एक है कि दो है कि क्या है। तो किसी भी तरह की सीनरी हो, ठीक है, सीनरी को सीनरीज नहीं बनाना। वैली है तो मैम एक वैली है, एक वैली के साथ क्या लुक जाएगा। एक चीज के साथ कभी भी आपको जब एक चीज के लिए आपको वर्ब लगानी होती है तो उसमें एस या ईएस लगाना होता है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये गलत है। अगला, लुक्स हो सकता है, हाँ हो सकता है, लुक्स हो सकता है क्योंकि एक वैली की बात कर रहे हैं। लुक्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस या ईएस लगा हुआ है, एक के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लुकिंग, भाई लुकिंग अकेला नहीं आएगा, इससे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी याद रखना आप लोग, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। एक कंडीशन है जहां लगा सकते हैं, जब ये आईएनजी फॉर्म वर्क करेगा एज अ जीरेंट। जीरेंट क्या है किसी और क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। जब ये जीरेंट ये नाउन की तरह काम करेगा तब आपको क्या दिखेगा, तब आप लोगों को क्या दिखेगा, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ दिखेगा, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला, आर लुकिंग, तो भाई आर लुकिंग नहीं, वैली तो सिंगुलर है, ठीक है, वैली सिंगुलर है तो हमारा ये होगा, और आर हम एक से ज्यादा के लिए लगाते हैं। अगला है, काउ डैश अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल
नन डैश मोर पैसिनेट टेंडरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपने पेड क्लास में भी बच्चों को बताई थी ये कॉन्सेप्ट, तो आप लोग याद रखना कि क्या होगा। सबसे पहले काउस है, यानी कि मैम एक से ज्यादा है, ठीक है। एक से ज्यादा का मतलब हो जाएगा इज वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा, क्योंकि इज हम एक के साथ लगाते हैं, हटा दो दोनों। अब या तो ये होगा ये तो ये, यहां मान लो मैंने आर लगा दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने आर लगा दिया। काउस आर amongst the, एक चीज याद रखना, जेंटलेस्ट जो है, जेंटलेस्ट के साथ द आएगा, बिकॉज ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ही द लगता है। क्लियर, यानी सबसे जेंटलेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा, जेंटलेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जेंटलेस्ट का मतलब हो जाएगा शरीफ, सबसे ज्यादा शरीफ एनिमल्स माना जाता है। अब मैम नन का मतलब क्या हो जाएगा, अब नन के बाद मुझे सोज लगाना है सिंगुलर, या नन के बाद मुझे सो लगाना है, ठीक है। अब आगे तो कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जिससे मुझे एक चीज पता चलेगा कि मोर पैसिनेट टेंडरनेस। तो अब एक बात याद रखना, नन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मैं अपने बाद, नन कहता है कि मैं अपने बाद सिंगुलर भी लूंगा, मैं अपने बाद प्लूरल भी लूंगा, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक सेकेंड, ये सिंगुलर भी लेता है, ये प्लूरल भी लेता है, सिंगुलर भी लेता है, ये प्लूरल भी करता लेता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड होता है कि ये आगे जो इससे आगे लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट मेरा कैसा है। वो सिंगुलर है तो नन अपने बाद सिंगुलर लेगा, वो प्लूरल है तो नन अपने बाद प्लूरल, यानी नन, नन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगी तो मुझे पता क्या चलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि जो नन वर्ड यूज हुआ है, ये नन वर्ड हमारे गायों के लिए, यानी कि काउस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो काउस तो मैम एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के लिए एस लगाओगे नहीं, सिंगुलर के लिए हम एस लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिना एस या ईएस के वर्ब लगाते हैं। तो ये वाला मेरा सही हो जाएगा, ये मेरा स्टार मार्क कर लो। सिंगुलर भी होता है नन के बाद, प्लूरल भी होता है, इट विल डिपेंड कि हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है कि प्लूरल, इसको स्टार मार्क करके चलना। अगला, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डैश राइजन, कॉस्ट जो है फ्रूट्स का और वेजिटेबल का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है ना, लेकिन एक बात याद रखना कि यही क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के एरर डिटेक्शंस में भी मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मिल सकता है। तो अगर ये इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिमाग में रखना, जरूरी नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, तो आपको रूल्स सारे पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल राइजन। सबसे पहली बात मैम दिमाग में ये रहना चाहिए आप लोगों के कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल सब्जेक्ट्स है, या द कॉस्ट मेरा, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। आई नो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये चीजें दिक्कत कर रही है आप लोगों को, इसीलिए वर्ब लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमेशा याद रखना, द कॉस्ट जो आगे लगा हुआ है ये मेरा सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट मेरा ये होता है, ऑफ जो होता है, ऑफ प्रेपोजिशंस होता है। प्रेपोजिशन हमेशा क्या कहता है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और वर्ब जो आप दोगे, आप वर्ब किसके लिए देते हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर के लिए देते हो, सॉरी सब्जेक्ट के लिए देते हो, यानी कि सब्जेक्ट का अधिकार है वर्ब पे, ऑब्जेक्ट का कोई अधिकार नहीं है वर्ब पे, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, वर्ब से उसको लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ऑफ के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ आने वाली जो वर्ब है, ठीक है, वो इसके लिए आएगी या इसके लिए आएगी या इसके लिए आएगी, तो इसके लिए तो नहीं आएगी मैम, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का अधिकार सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ही सिर्फ वर्ब को क्लेम कर सकता है। तो द कॉस्ट तो मैम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैव आएगा नहीं, सिंगुलर के लिए हैज आएगा, हाँ सिंगुलर चीज के लिए हम हैज लगाते हैं, आर प्लूरल के लिए लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए वर्ब, एक से ज्यादा के लिए, कॉस्ट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये नाउन है आपका। अगला सॉरी प्रोनाउन है आपका, विच ऑप्शंस करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, द इंफॉर्मेशन डैश इसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट, जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको इसमें क्या होगा, एक बात याद रखना आप लोग हमेशा कि मैम इंफॉर्मेशन जो होता है और कुछ ऐसे चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें देखने में तो मुझे लगेगा सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, लेकिन ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और भी बहुत सारा होता है, फर्नीचर होता है, बैगेज होता है, बैगेज होता है, लगेज होता है, ठीक है, ये सारा याद रखना कि लगेज होता है आप लोगों का, बैगेज होता है, न्यूज होता है, सीनरी होता है, सीनरी, सीनरी का कभी सीनरीज मत बनाना, ये सारे के सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं।
अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो ये मेरा कैसा होता है, ये मेरा सिंगुलर होता है, ठीक है, ये मेरा हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये सिंगुलर हो जाएगा, इसको अब हम हटा देते हैं। चलो, सिंगुलर है यानी कि द इंफॉर्मेशन सिंगुलर, तो आर लगाओगे नहीं, आर तो एक से ज्यादा के लिए लगाते हो, वर एक से ज्यादा के लिए, हैव एक से ज्यादा के लिए, तो सही आंसर इज हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, फर्नीचर, ये सब गिन नहीं सकते। ज्वेलरी, ज्वेलरीज गलत होती है, ज्वेलरी सही होती है। नाइदर जूही नॉर जया डैश रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आप लोगों को, नाइदर जो है ये स्टार मार्क कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नाइदर जो है हमारा, चाहे किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को नाइदर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। सबसे पहले याद रखना, नाइदर जो कोरिलेटिव कंजंक्शन लेता है वो नॉर लेता है, यानी नाइदर नॉर ही लेगा अपने साथ, और कुछ नहीं लेगा। अगर कोरिलेटिव लेगा तो नॉर लेगा। दूसरा, नाइदर के बाद सब्जेक्ट 1 आएगा आपका, नॉर के बाद सब्जेक्ट 2 आएगा, ठीक है, याद रखना, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब जो वर्ब आने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग आने वाली है, तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा ही सब्जेक्ट 2 को फॉलो करेगी, हमेशा सब्जेक्ट 2 को फॉलो करेगी। इसको स्टार मार्क कर लो। तो सब्जेक्ट 2 मेरा चाहे 1 हो 2 हो जैसा हो, मैं वैसा ही वर्ब लगाऊंगी। तो नाइदर आ गया, नाइदर के बाद नॉर आना चाहिए, आ गया। सब्जेक्ट 1 में मेरी जूही है, सब्जेक्ट 2 में मेरी जया है, जया कैसी, एक है तो इज लगाओ, दैट्स इट, ठीक है। चलो, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट डैश टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट डैश टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। तो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट से थे या आर्टिस्ट का, तो सबसे पहले बात आर्टिस्ट का, अगर ये लगाओगे ना एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद यहाँ पे आपको नाउन चाहिए, ठीक है, एपोस्ट्रोफी के बाद नाउन चाहिए। क्या यहाँ नाउन है, नहीं, नाउन नहीं है, हटा दो, ठीक है, हटा दिया हमने। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट एन आर्टिस्ट, क्या इस तरीके से लगाओगे, नहीं मैम, आर्टिकल यहाँ पे द लगा हुआ है पहले से, ठीक है, यहाँ देखो द लगा हुआ है, तो फिर हमें एन की जरूरत दोबारा से क्यों पड़ेगी, हटा दो। या तो आर्टिस्ट होगा या तो आर्टिस्ट होगा। तो वन ऑफ द का जो कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना आप लोग, वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वन ऑफ द के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगी वो कैसी आएगी, वो प्लूरल सब्जेक्ट आएगी, यानी एक से ज्यादा वाली सब्जेक्ट आएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा वाला सब्जेक्ट आर्टिस्ट। अच्छा, एक बात याद रखना, एस या ई एस, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे एस या ई एस अगर मेरा नाउन में लगता है तो क्या बनता है, मेरा प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। इस बात से कंफ्यूज मत होना आप लोग, इसलिए मैं लिख रही हूँ एस या ई एस मुझे अगर किस में दिखेगा, वर्ब में दिखेगा, तो वर्ब को वो सिंगुलर बनाता है, ठीक है। याद रखना, ये दोनों स्टार मार्क कर लो, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो बच्चे नए हैं उनको तो भैया बहुत कंफ्यूज होता है कि मैम एस या एस कभी लगता है तो प्लूरल कहलाता है, कभी वर्ब, कभी सिंगुलर। सिंपल सी चीज है भाई, नाउन में लग जाए तो मैं प्लूरल हूँ, वर्ब में लग जाए तो मैं सिंगुलर हूँ। अगला, मैनी स्टूडेंट्स डैश प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि मैं भैया क्या अटेंड करूंगा, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। तो याद रखना आप लोग, इसमें क्या होगा, मैनी स्टूडेंट्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैनी सब्जेक्ट है या स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा स्टूडेंट ने ये बात सोची होगी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स is planning to attend the conference, many students are planning, many students have planning या many students has planning। याद रखना, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आर प्लानिंग। इस सिंगुलर के लिए लगाते हैं, हैज सिंगुलर के लिए, लेकिन मैम हैव के साथ आईएनजी तो लगता है, हाँ लगता है, और प्लूरल के लिए हैव भी लगाते हैं, लेकिन याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हमें किसी टाइम को दिखाने के लिए करते हैं, और वो अपने पास सिंस या फोर लेके आता है। तो सिंस या फोर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, दैट्स वाई हम इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी काम के शुरुआत होने की बात नहीं हो रही है। मैनी स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं कि वो अटेंड करेंगे क्या, कॉन्फ्रेंस। इसमें काम शुरू हुआ, सिंस फोर, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हैव हटेगा। Which of the following sentence correctly use a verb with a distance as a subject? सिंपल सी चीज वही चीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, तो कौन सा इसमें से क्या है, सही है। अब देखो, 5 miles are a short walk for me, 20 kilometers were covered in an hour, ठीक है। एन आर याद रखना, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि एच में हमारा साइलेंट होता है, आवर होता है, तो आवर, तो उसके लिए एन लगाते हैं। 100 मीटर इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए स्प्लिंट, स्प्लिंट के लिए क्या नहीं है, 100 मीटर ज्यादा नहीं है। 10 yards seem like a long way to go। एक बात याद रखना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं
कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसको हम क्या कैसे दिखाते हैं, हम उसको एज अ सिंगल यूनिट शो करते हैं कि भैया वो एक ही है, यूनिट में काम कर रहा है, सिंगल यूनिट शो करते हैं। जैसे कि हमारा डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस सिंगल यूनिट होता है, जैसे कि मनी, पैसे सिंगल यूनिट, जैसे कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए तो 10,000 रुपए को मैं सिंगल यूनिट ट्रीट करूंगी, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए ऐसे ट्रीट नहीं करूंगी, मैं उसको सिंगल यूनिट कि भैया 10,000 मुझे एक ही यूनिट है ये मेरा डिस्टेंस। अगर मैं 5 किलोमीटर जाऊं 10 किलोमीटर जाऊं, सबको मैं टोटल डिस्टेंस में कवर करूंगी, उसको मैं सिंगल यूनिट मानूंगी। और एक चीज होता है वो होता है टाइम, ठीक है, सारे सिंगुलर यूनिट आप लोग इसको क्या करना, ट्रीट करना। तो भैया अगर ये सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो वर्ब सिंगुलर के लिए हमें अब यहाँ आ जाओ, भले यहाँ पे 5 माइल्स लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, ये सिंगल यूनिट है भैया, एक ही यूनिट माना जाएगा इसको। तो एक यूनिट मानोगे तो आर लगेगा क्या, नहीं। 20 किलोमीटर्स सिंगल यूनिट है तो वर्ड लगेगा ना जी ना, वर्ड तो हमारा एक से ज्यादा के लिए लगता है। 100 मीटर्स सिंगुलर ट्रीट करोगे, बिल्कुल सिंगुलर ट्रीट करेंगे बिकॉज ये मेरा सिंगल यूनिट है। 10 यार्ड्स क्या सिंगल यूनिट ट्रीट करोगे, नहीं, सॉरी सिंगल यूनिट है तो इसीलिए वर्ब मेरा सीन जो है ये प्लूरल के लिए आता है तो इसको मैं हटा दूंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वेटिंग फॉर द बस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क करती हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराएगा आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि नाइदर अपने बाद एक सब्जेक्ट लेगा, नॉर अपने बाद एक सब्जेक्ट लेगा, लेकिन जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब कुछ चेंज है, वो कोरिलेटेड कंजंक्शंस था, यानी कि कोरिलेटेड का मतलब दो कंजंक्शंस आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर मेरा द चाइल्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, along with इसके साथ क्या लगा हुआ है, कंजंक्शंस लिखा हुआ है, तो पेरेंट्स है मेरा, तो अब तो मेरा मैम सब्जेक्ट 1 ये रहा, सब्जेक्ट 2 ये रहा, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, किसके लिए लगाऊंगा वर्ब। तो याद रखना ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इसके लिए आपको सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाना होता है कि वो भैया सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट 1 मेरा सिंगुलर है, अभी मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड चिल्ड्रन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दिमाग में रखना ये बात। सिंगुलर है, एक है, हैज आएगा, आ सकता है, आर आएगा, नहीं आएगा, वाज आ सकता है, आ सकता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, वर आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब देखो तो चाइल्ड हैज बीन वेटिंग फॉर द बस, सिंस फॉर लगा हुआ है क्या, सिंस फॉर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, हटा दो, ठीक है। वेटिंग कर रहे हैं, सिंपल सी, तो वो वेट कर रहे थे, बच्चे वेट कर रहे थे, खत्म कहानी। तो यहाँ पे वाज वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे हमारा वाज लग जाएगा और ये खत्म कहानी हमारा, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला, द टीम इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ सेलेक्टिंग देयर न्यू कैप्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट्स जिसको हम कलेक्टिव नाउन करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब वो समूह में काम करता है, वो ग्रुप में काम करता है, उस ग्रुप को, उस चीज को, उस कलेक्टिव नाउन को हम कभी सिंगुलर बोल देते हैं, कभी प्लूरल बोल देते हैं, कभी सिंगुलर बोल देते हैं, कभी प्लूरल। पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा हमें सेंटेंस से, सेंटेंस हमारा क्या बात कर रहा है उससे हमें पता चलेगा कि मेरा वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक बार मुझे पता चल जाएगा कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, तो मैं वर्ब लगा पाऊंगी। द टीम, तो याद रखना द टीम में एक आदमी का टीम नहीं होता, मैं अकेले कोई काम करूंगी तो मैं टीम नहीं हूं, एटलीस्ट मुझे 1+ लोगों से टीम बनता है। अगर मैं 2 हूं तो मैं टीम कह सकती हूँ, तो 1+, यानी कि द टीम हमारा कैसा है, कलेक्टिव नाउन है मैम, एक से ज्यादा आदमी तो इसमें होगा ही होगा, तो एक से ज्यादा होगा तो इज आएगा कि आर आएगा, ठीक है, इज आएगा कि आर, तो दोनों आ सकता है, इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, फायदे में रहोगे। तो द टीम मेरा एक से ज्यादा है, उसमें इज आएगा कि आर आएगा, तो दोनों आ सकता है। इट विल डिपेंड ऑन योर सेंटेंस कि सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, सेंटेंस मुझे ये बोल रहा है कि वो सारे लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं, या सेंटेंस मुझे ये बता रहा है कि वो सारे लोग जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, या कुछ लोग बट गए हैं बिकॉज ऑफ देयर ओपिनियन, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चॉइस, वट एवर इट इज, लेकिन वो लोग क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए हैं, तो वो डिपेंड करेगा। द टीम इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ सेलेक्टिंग देयर न्यू कैप्टन। देखो अब हमें समझ आ गया कि भाई टीम में यूनिटी नहीं है, टीम में यूनिटी नहीं है, यानी वो सारे के सारे अलग अलग लोगों को कैप्टन बता रहे हैं, कोई बोल रहा है ये कैप्टन बनेगा, कोई कह रहा है विराट कोहली कैप्टन बनेगा, कोई कह रहा है कोई और कैप्टन बनेगा। तो यानी कि उनके जो दिमाग में उनके जो इश्यूज हैं वो कैसे हैं, वो एक जैसे नहीं है, वो लोग यूनिटी में अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं भाई, तो वो एक से ज्यादा हुए, ठीक है। यूनिटी में अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो एक से ज्यादा हुए, तो इज मेरा हटा दो, आर लगेगा यहाँ,
अगर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डिवाइडेड टाइप से कोई ऐसा वर्ड्स नहीं लिखा है, वो सारे के सारे एक ही जैसा बता रहे हैं कि भैया ठीक है यार, ठीक है, जिसको तुमने कैप्टन चुन लिया ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तो इज लगाना। क्लियर? यानी कि ये मेरा यहाँ पे एरर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, द दत्ता कंपनी हैज नॉट डैश अ प्रॉफिट फॉर ईयर। दत्ता कंपनी हैज नॉट अ प्रॉफिट फॉर ईयर। आ गया फोर। मैंने आप लोगों को बोला था सिंस या फोर आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फोर आ जाता है तो हम लोग हैज, हैव और हैड यूज करते हैं, इसके साथ बीन यूज करते हैं, इसके साथ आईएनजी यूज करते हैं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मुझे सिंपल सी बात बताओ कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ? फोर हमेशा याद रखना टोटल टाइम के लिए, भैया कुल मिला के समय कितना हुआ है। सिंस यानी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि भाई मैंने बता दिया 5 बजे, वो मेरा एक पॉइंट हो गया 5 बजे। जैसे ही 5 बजे का मैं घर से निकल जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला 5 घंटे से मैं इंतजार कर रही हूँ, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मैंने टोटल टाइम बता दिया। तो ये अंतर याद रखना आप लोग, ये बात याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम। द दत्ता कंपनी हैज नॉट अड्रेस्ड प्रॉफिट फॉर अ ईयर। एक बात याद रखना कि मैम ये दत्ता कंपनी जो है, ठीक है, ये काम कर रहा है या इसके अंदर काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। तो हैज नॉट के साथ सबसे पहले क्या एरर, क्या एलिमिनेट हो सकता है, तो मेक्स एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि हैज नॉट के बाद मेक्स नहीं आता है। हैज नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें अगर मैम फोर और सिंस दिख जाए, फोर और सिंस दिख जाए तो मुझे बीन चाहिए और आईएनजी चाहिए, बीन चाहिए, बीन चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। अब बताओ, मेड आ सकता है, हाँ आ सकता है, मेकिंग आ सकता है, आ सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये लगाऊं, मतलब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, जब सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में है तो मेरा आईएनजी, अगर सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मेरा डिपेंड करता है माई सब्जेक्ट इज डूअर और नॉट। तो दत्ता कंपनी जो है, भैया भले ही वो कंपनी है, लेकिन याद रखना कंपनी को हम हमेशा ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो कंपनी ही काम कर रही है, करने वाला कंपनी ही है, डूअर ही है। तो हम कंपनी को कैसा ट्रीट करते हैं कि वो इंसान है, वो काम कर रही है। तो यहाँ पे मेड नहीं आएगा, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर? विनय सेड आई एम कमिंग। अच्छा देखो, अगर अच्छे से समझना है तो इट विल टेक टाइम, एंड क्लास में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर देखो कि आपका आंसर क्या है, फिर मेरी अप्रोच देखो कि ऑप्शंस कैसे मैंने एलिमिनेट कर रही हूँ। सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, बाकी चीजें भी एलिमिनेट करते हुए चलना है, तभी एग्जाम में आप लोग इस चीज को टैकल कर पाओगे। अब क्या है, विनय सेड आई एम कमिंग, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेड को कभी भी चेंज मत करना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। सेड टू को हमेशा चेंज कर देना टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हमें समझ आ जाएगा एक्सेप्शन, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि सेड को सेड करते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। एक्सेप्शन मैं बता देती हूँ, कभी आप लोगों को एग्जाम में टकरा जाए तो। अगर यहाँ पे मेरा इम्परेटिव सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, तो मेरा कुछ और ही हो जाता है। इम्परेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू आवर मूड, फिर इन सबके मूड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मूड एंड टोन, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे विनय ने कहा सेड, तो सेड को चेंज करूंगी क्या? नहीं, सेड को चेंज मत करना, तो सेड सेड ही रहने वाला है, तो ये मेरा सेड सही है, सॉरी ये मेरा सेड सही है, ये मेरा सेड सही है, ये सेड सही है, ये सेड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है इसके लिए क्या लगाते हैं, तो याद रखना इसके लिए ये जो होता है इसके लिए आप लोग को डेट लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको बता दूंगी कि एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस फिर से वही, अगर वो ऑप्टेटिव है तो एक्सेप्शन अलग है, अगर वो हमारा इंपरेटिव है तो हमारे पॉइंट्स अलग हैं, ठीक है। ये कई बार डेट की जगह कुछ और भी आता है, वो मैं एग्जाम आपको जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी तब समझ आएगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो सेड हो गया, इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट हो गया। आई एम कमिंग, तो आई जो है वो विनय के पास जाएगा, यानी कि जो ये है ये इसके पास जाएगा, पूछेगा आप क्या हो, तो वो कहेगा मैं लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, तो वो बोलेगा ठीक है, तो मैं आपके लिए ही लगा सकता हूँ, तो हाँ लगा सकते हो, तो डेट आ गया, ठीक है। ये देखो डेट आ गया, ही आ गया, डेट आ गया, ही आ गया, डेट आ गया, ही आ गया, सब में सही है। अब एम क्या है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद रखना जो एम होता है वो क्या बन जाता है, वो वाज बन जाता है, तो इज मेरा गलत हो जाएगा, वाज वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, which of the following sentence correctly describe two past action
where one action was completely before the other। यानी ये बोलना चाह रहा है ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें दो एक्शंस हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, एक काम दूसरे काम के होने से पहले ही हो गया, पहले ही हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले। द पेशेंट पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर। सिंपल सा फंडा है, समझ लो। सिंपल सी चीज क्या है, एक्शन 1 यानी कि जो काम मेरा पहले हो गया, और एक होता है एक्शन 2 जो काम मेरा बाद में होगा। ठीक है, एक्शन 1 को हमेशा आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाना, और एक्शन 2 को हमेशा याद रखना है आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाना। खत्म कहानी, इतनी सी चीज है। एक एक्शन दूसरा एक्शन, जो एक्शन आपका पहले हो गया उसके साथ हेड, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, यानी कि एक्शन 1 तो मैम ये था कि वो मर गया। ठीक है, अब जब वो मर ही गया तो इसको फिर हम क्या करना है, हमें यहाँ पे हेड पास्ट लगाना है, यानी कि ये काम मेरा एक्शन 1 है जो बता रहा है कि भाई वो मर पहले गया, डॉक्टर के आने से पहले ही वो कुछ करता है, डॉक्टर उससे पहले ही वो मर गया। तो अब मेरा ये एक्शन 2 चला गया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, कम केम कम। ठीक है, ये होता है इसके फॉर्म्स। पास्ट अवे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पोलाइट वे टू ऑफर समवन अ कप ऑफ हॉट कॉफी। और इसके बाद आप भी सीख लेना ये चीज कि अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि भाई पानी पियोगे, भाई कॉफी पियोगे, तो सिर्फ ऐसे मत पूछना कॉफी पानी, कॉफी पानी, ना ना ना, ऐसे नहीं पूछना। डू यू वांट अ कॉफी, ये भी अब आपका स्टाइल खत्म हो गया है। आर यू ड्रिंकिंग कॉफी, क्या तुम ड्रिंकिंग कॉफी मतलब कॉफी पीते हो, नहीं। सिंपल सी चीज है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ हॉट कॉफी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ हॉट कॉफी, हॉट टी, वट एवर यू वांट यू कैन से। पानी बोलना है, जो भी बोलना है, बट उसके साथ हमें वुड लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो पोलाइट वे है उसके लिए हमें वुड का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल सी चीज है भैया, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पता होगा तो ही कर पाओगे। पास्ट परफेक्ट का हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। टेंस का जब मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगी टेंस, तो उसमें आप लोग ये चीज सीख सकते हो, क्योंकि मेरा देखो टारगेट क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यूज भी करवाऊं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी करवाऊं। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लास चाहते हो, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम कॉन्सेप्ट से भी बताओ, यानी कि चैप्टर्स जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये सब भी मैं करवाऊंगी। अब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरा आंसर। अगला, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गोज नहीं, हैड नहीं, विल नहीं, वॉच्ड, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉच होता है बेस फॉर्म, उसमें सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी लगा दो। अगला, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली कोऑर्डिनेट क्लोज विद कंसिस्टेंट टेंस। देखो कंसिस्टेंट टेंस का मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं प्रेजेंट में हूं तो मेरा दूसरा वाला जो क्लोज है वो भी प्रेजेंट में, मैं पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में, मैं फ्यूचर में तो दूसरा भी फ्यूचर में। सिंपल सी चीज है, कंसिस्टेंट टेंस का मतलब यही है। माई गाइड वॉज ब्लाइंड, अंधा था, बट ही ब्रिंग्स मी होम। मैंने अभी बताया कि ब्रिंग्स यानी SCIS वर्ब में कब लगाओगे, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट में है, वाज मेरा क्या है, इतना तो पता होगा कि पास्ट में है, हटा दो, ये दोनों एक साथ कंसिस्टेंट वर्क नहीं कर रहा है। माई गाइड इज ब्लाइंड, इस किस में लगता है, प्रेजेंट में। ब्रॉट किस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में, मैंने अभी बताया आपको, ये भी हटा दो। माई गाइड वाज ब्लाइंड, अंधा था, ठीक है, पास्ट में, और उसने मुझे क्या किया, ये ब्रॉट यानी क्या है, पास्ट का फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरा पास्ट में है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि दोनों पास्ट में है। ये क्या है, माई गाइड इज ब्लाइंड यानी कि प्रेजेंट में है, ही ब्रिंग्स मी होम, हाँ हो सकता है मैम दोनों प्रेजेंट में, हाँ दोनों प्रेजेंट में है, लेकिन याद रखना मेरा जो गाइड है वो ब्लाइंड है, एंड ही ब्रिंग्स मी होम, वो मुझे ले जाता है। इस तरीके का जो सेंटेंस बनाते हैं वो हम आदत दिखाने के लिए बनाते हैं, हैबिट दिखाने के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि वो अंधा था, वो मुझे घर ले गया, इस तरीके से बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसकी आदत नहीं बता रही है वो। अगला, डिड यू डैश द चॉकलेट केक। याद रखना आप लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डिड अगर आ गया इसके बाद कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड क्यों 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 ऐसा, क्योंकि मैम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो ये अधिकार नहीं देता है किसी और वर्ब को कि तुम अपना टेंस बदलो, ठीक है, सॉरी अपना फॉर्म बदलो। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, क्योंकि अपने आप ही सेकंड फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो डिड यू बेक हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स कलेक्टेड टेंस कंसिस्टेंसी इन कोऑर्डिनेटेड क्लोज। ये भी वही चीज है कि आपको ये बताना है कि इनमें क्या है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है कि नहीं, पास्ट में है तो पास्ट में है कि नहीं, जो भी हमने दूसरा क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये क्या है मेरा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में है। अगला,
प्लेड मेरा पास्ट में हो जाएगा क्योंकि ये ईडी लगा हुआ है, वाज स्टडिंग मेरा पास्ट में है, ये मेरा फ्यूचर हो जाएगा। डन। ये मेरा एट डिनर क्या है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है, दे वॉच अ मूवी क्या है, वॉच। देखो प्रेजेंट में कैसे पता मैम प्रेजेंट में, क्योंकि दे के साथ वॉच लगा हुआ है, वॉच का मतलब मेरा प्लूरल वर्ब, दे का मतलब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देखते हैं, विजिटेड का मतलब पास्ट, ठीक है। सा देखा, देखा हमने, देखा क्या देखा, आईफल टावर देखा, तो ये मेरा सेकंड पास्ट, तो ये दोनों पास्ट के सेकंड फॉर्म है, तो दोनों मेरा सही है। अगला, सी रिमेंबर हर की, और ये वाला स्टार मार्क कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर के बाद टेकिंग आएगा, हाँ होता है, रिमेंबर के बाद टेकिंग भी होता है, रिमेंबर के बाद टू टेक भी होता है, लेकिन रिमेंबर के बाद टेकन टेक्स नहीं होता है, दोनों होता है। अंतर क्या है, कब टेकिंग लगाना है, कब टू टेक लगाना है, याद रखना, जब कोई चीज मुझे पास्ट में हो, पास्ट का क्या है, एक्शन, पास्ट का एक्शन, तो मैं उसमें क्या लगाऊंगी, आईएनजी। लेकिन मुझे फ्यूचर का बताना हो, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टू टेक, ठीक है। कैसे मैम, देखो, सी रिमेम्बर्ड क्या है मेरा, पास्ट, क्यों, पास्ट का ये सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट के एक्शन के लिए मैंने बोला टेकिंग। सी रिमेंबर टेकिंग हर की, उसको याद रहा कि उसको चाबियां लेनी है, उसको याद रहा। लेकिन अगर मैं रिमेंबर के साथ टू लगा दूंगी तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगी, ऐसे, रिमेंबर टू टेक कीज, ठीक है। याद रखना, इसकी हिंदी क्या बनेगी पता है, इसकी हिंदी बनेगी, ये बनेगी, याद रखना चाबियां लेना, याद रखना, रखना चाबियां रखना, ठीक है, याद रखना चाबियां लेना या चाबियां रखना व्हाटएवर, तो याद रखना, यानी कि ये मैं क्या बोल रही हूँ उसको, कि भैया याद रखना, ये फ्यूचर की बात है कि चाबी लेना मत भूलना। अगला, राहुल डिड नॉट हिज होमवर्क, डिड मैंने बोल दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको किसी और को आने नहीं देगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आने देगा। हैड डन नहीं, डज हो सकता है, डू हो सकता है, विल डू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या डज आएगा, डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डू को लेगा, बेस फॉर्म लेगा, वो डू होता है, ये हमारा बेस फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेगा, ये बेस फॉर्म। अगला 23, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में मेरा विल आएगा, और सिंपल में मेरा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें इसकी कोई बात नहीं हो रही है, विल फ्यूचर तो है, लेकिन हैव की लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हैव लगने की वजह से परफेक्ट का हो जाएगा, तो ये हटा दो। विल के साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वो ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ठीक है। द कैट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये नहीं होगा, मतलब द कैट एक है, माई फ्रेंड्स एक से ज्यादा है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंजॉयस आ गया। आई टोल्ड यू कि जब एस या एस वर्ब में लगेगी तो वो मेरा सिंगुलर वर्ब बनेगा, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब चाहिए इसको, तो इंजॉयस गलत है, ये हट जाएगा। द चिल्ड्रन रन वेरी फास्ट, मैंने बताया था कि तो चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो बच्चे हैं एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो वर्ब में एस या एस मत लगाना, वर्ब में एस या एस मत लगाना, जब यहाँ पे एस या एस, सॉरी, जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारी कैसी आती है, विदाउट एस या एस, तो ये वाला मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सी मेरी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसमें एस या एस चाहिए, ठीक है। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है उसमें एस या ईएस चाहिए, ईएस चाहिए, वर्ब में चाहिए, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। डन। अगला 25, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट, वही है, अच्छा ये रिपीट हो गया आई थिंक, हाँ चलो इसको स्किप करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हटा देना आप लोग, ये वाला, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम। एक चीज मैंने भी बताया था आप लोगों को, अलोंग विद वाला, अलोंग विद वाला कॉन्सेप्ट जो था उसी जैसा ये भी है, एज वेल एज वाला भी है, अलोंग वन। देखो, द कैप्टन पहला सब्जेक्ट, द टीम दूसरा सब्जेक्ट, एज वेल एज आ गया। अब इसकी वजह से याद रखना कि एज वेल एज जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन हमारा वर्ब लेगा, तो सब्जेक्ट वन क्या है, द कैप्टन, सिंगुलर, सिंगुलर है तो इज आएगा, बिल्कुल इज आ सकता है, सिंगुलर है। आर प्लूरल के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, हैव प्लूरल के लिए, यानी कि एज वेल एज और अलोंग विद, अलोंग विद दोनों ही सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अपना क्या लेता है, दोनों ही सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लेता है। अगला, find the parts of the sentence that contain error, if there is no error, no error। she did not went to the market because it was raining, भैया वो मार्केट नहीं गई क्योंकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी। अब क्या है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है कि डिड जो होता है, डिड क्या करता है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म में वेंट होता है क्या, नहीं होता है, वेंट नहीं होता है, बेस फॉर्म में क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। सी डिड नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है, गो क्या है हमारा बेस फॉर्म, यानी कि
पहला फॉर्म बेस फॉर्म, तो ये वेंट हमारा गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका 28। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट डिफीट, कि मैं हार गया, टू इशू ए चैलेंज, किसी इशू को चैलेंज, सॉरी किसी हाँ इशू को चैलेंज करना, टू अवॉइड ए सिचुएशन, किसी चीज से भागना, टू मेक अ पीस, शांति बनाए रखना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या हो जाता है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब हो जाता है कि भैया इशू को मैंने चैलेंज किया, कोई मुसीबत है, कोई चीज है, कोई मैटर है, उसको मैंने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। अगला, कट द गॉर्डियन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो जाता है, नॉट का मतलब क्या होता है, बंधन, कोई चीज बंधा हुआ है उसको क्या करना है, कट करना है, यानी कि उसको क्या करना है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसको क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो। तो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल भी नहीं। सॉल्व करना, किसी चीज को सॉल्व करना विद अ बोल्ड एक्शन, किसी ऐसे एक्शंस के साथ उसको सॉल्व करना, ठीक है। हमने उस नोट को क्या कर दिया, हमने उस नोट को काट दिया, जो बंधा हुआ था, नोट का मतलब समझ लो यहाँ पे कोई चीज नोट बंधा हुआ है, तो उस नोट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया। जैसे ही मैं काटूंगी तो जो नोट है वो मेरा हट जाएगा अलग, और ये चीज खुला हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा। मैंने उसको सॉल्व कर दिया। कैसे भी याद रखना, इट ऑन टू यू। टू क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं, टू एंड अ रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ सॉल्व करना। फ्रिक्शन डैश द एफिशिएंसी ऑफ मशीन सो देयर वैल्यू गेट्स रिड्यूस, ये क्या है, ये हमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे बेस है क्वेश्चन, कि आपने समझा क्या इस चीज से। तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मेंटेन होगा या इंप्रूव। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या हो सकता है, तो मैं देखो क्या देखूंगी, मैं इसमें ये देखूंगी कि इसके अंदर कुछ चीज रिड्यूस हो रही है, यानी कि कोई चीज यहाँ पे फ्रिक्शन ने एफिशिएंसी ऑफ मशीन की क्या की है, जिसकी वजह से जो वैल्यूज है मशीन की वो कम हो रही है, यानी कि ये मेरा नेगेटिव है, कम हो रही है, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। कुछ काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी जो जिसकी वैल्यू है वो कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर मैं कोई चीज बढ़ाती हूँ तो क्या वैल्यू कम होगी, नहीं, वो तो फिर और वैल्यू बढ़नी चाहिए। किसी चीज को मैं डिक्रीज करूंगी तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, मैं कोई चीज डिक्रीज कर रही हूँ, मैं फ्रिक्शन डिक्रीज कर रही हूँ, जिसकी वजह से वैल्यूज रिड्यूस हो रहा है। मेंटेन करने से तो कोई चीज पॉजिटिव होना चाहिए कि आप मेंटेन कर रहे हो, इंप्रूव करने से भी कोई चीज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। अगला, आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नॉट जया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वेस्ट, और ये चीज मैंने आपको बताया अभी कि नाइदर जो है अपने बाद पहली बात नॉट लेगा, सब्जेक्ट 1 आएगा, सब्जेक्ट 2 आएगा, तो दोनों में से कोई नहीं है। और एक बात याद रखना, रिस्पॉन्सिबल के साथ 4 आता है, रिस्पॉन्सिबल 4 आता है, और उसके बाद यहाँ पे जीरेंट आता है, ये बात याद रखना। जीरेंट क्या है, अच्छा मैंने अभी डिस्कस किया था कि जीरेंट क्या होता है। जीरेंट नाउन होता है, जब भी कभी वर्ब में आईएनजी लग जाए उसको हम जीरेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि वर्क करता है एज अ नाउन। ठीक, अब क्या है, सब्जेक्ट 2 मेरी एक है का मतलब सिंगुलर इज आएगा, वर आर नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता। देयर डैश मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल, बहुत सारे तरीके हैं कहाँ जाने के, आगरा जाने के, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा क्या, रोड ट्रेवल। देयर के बाद याद रखना इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन का मतलब देयर के बाद जो मेरा मैन सब्जेक्ट है वो यहाँ होता है, ठीक है, मैन सब्जेक्ट मेरा यहाँ होता है, मैन सब्जेक्ट। तो देयर के बाद इज भी आ सकता है, देयर के बाद आर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट इट विल डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके बाद जो वर्ब लिखोगे उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैनी मोड्स जो है ये इन्वर्जन लेगा नहीं, यानी कि इससे पहले यहाँ वर्ब आ जाएगी इसके, ठीक है, और ये वर्ब जो आएगी वो इस सब्जेक्ट के लिए ही आएगी। तो मैनी मोड्स एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो इज आएगा, नहीं एक से ज्यादा के लिए इज नहीं आता है। आर आता है, हाँ आता है। वाज एक से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, वर आता है, आता है। अब दोनों में से कौन सा होगा, तो देयर वर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। देखो ये जो प्रेफर है ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा जो सेंटेंस है ये सिंपल तरीके से बोला जा रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, पास्ट नहीं है। बट आई प्रेफर्ड रोड ट्रेवल नहीं है कि मैंने किया, मैंने रोड ट्रेवल प्रेफर किया, मैं करता हूं। तो भैया जब करता हूं का मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं रोड ट्रेवल प्रेफर करता हूं, तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये वाला 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए क्या है, बहुत ज्यादा है। 10 किलोमीटर्स कैसे ट्रीट करोगे आप लोग, तो भैया ये हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यानी कि वो एक है, ठीक है, सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे। कि किस चीज को सिंगल यूनिट ट्रीट करोगे, डिस्टेंस को, मनी को, टाइम को। सिंगल यूनिट के लिए क्या लगाओगे, आर, एक से ज्यादा के लिए वर, एक से ज्यादा के लिए हैव, एक से ज्यादा के लिए इज लगा दोगे, दैट्स इट। 34 द चाइल्ड along with his parents waiting for the program to begin, फिर से आ गया द चाइल्ड मेरा क्या है, सब्जेक्ट 1, along with हो गया जो मैंने बताया था along with as well as, his parents क्या है, सब्जेक्ट 2,
तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? वर्ब जो आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट वन क्या है? द चाइल्ड। द चाइल्ड एक है तो इज आएगा, आर नहीं आता है, वाज नहीं आता है, वर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही, और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से हमारा टेलीग्राम है, और आप हमारे ऑफिशियल परीक्षा गुरुकुल के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे आपको यहीं पे मिलेगा परीक्षा गुरुकुल के नाम से। हमारा परीक्षा गुरुकुल के नाम से ऐप भी है, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे परीक्षा गुरुकुल के नाम से आपको मिलेगा। हमारे जितने भी बैच हैं या मॉक टेस्ट है या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह हैं, आपको यहीं पे मिल जाएंगे। परीक्षा गुरुकुल के नाम से ऐप है। आपको क्या करना है? परीक्षा गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। जो भी शेड्यूल होगा आप लोगों को यहीं से अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।